हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है और अनहेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है? में हेल्दी जो रिलेशनशिप है उसमें क्या होता है कि आप टॉलरेट करते हो। नार्सिसिस्टिक ये क्या होता है? ये बहुत कुछ होता है। ये कहते हैं कि सुपीरियरिटी बेशक ना मिले, पावर से हमने सब कुछ लिया। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है कम्युनल। तो एक होता है ना नेकी कर दरिया में डाल, तो ये होता है नेकी कर रील में डाल। कोर के अंदर जो बचपन से एक इनकी अपब्रिंगिंग हुई है उसकी वजह से एक शोर होता है, राइट। और वो शोर ऐसा है कि जैसे दो मेटल की चीजों को कभी रगड़े कितना मतलब साउंड अजीब आपको महसूस टेरिबल होता किस्म का, है। या दूसरे वर्ड में कहूंगा कि इनके अंदर चाहत फजली बचा जाता है। ये जो साइकोलॉजिकल डिजीजेस हैं पर्सनैलिटी के, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं और इसको कहते हैं ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा। जब एक सुपर एम्पैथ नार्सिसिस्ट से इमोशनल होकर बात करना शुरू करे ना, नार्सिसिस्ट की आंखें ऐसे खुल जाती हैं जैसे बिल्ली अपने शिकार पे जब फोकस कर लेती है, लॉक कर लेती है। मेरी कोई डिस्ट्रैक्शन से अपनी बात करना बंद ना हो जाए, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जा रही होती है अंदर उसको, जिसे आगे उसने यूटिलाइज करना होता है। नार्सिसिस्ट अगर खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है, उसकी आईज कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो क्या टेक्निक एक इंसान को, लेट्स से एक सुपर एम्पैथ को या एक ऐसे इंसान को जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज में रह रहा है, उसको क्या टेक्निक्स या कौन से टूल्स उसको अप्लाई करने चाहिए? स्टार्ट विद द फर्स्ट टेक्निक इज टू हैव पॉज। जहां आप फौरी तौर पे रिएक्ट कर जाते थे, जस्ट टेक अ पॉज। डार्क एम्पैथ होता है कि वो अगर आप वहीं पर रुक गए तो आप डार्क एम्पैथ क्या कर रहा होता है, वो अंडरकवर नार्सिसिस्ट बन जाता है। इसने मुझे मेरे साथ इतना मेरा रगड़ा लगाया, हुन वेख हुन मैं करदा किया। Have you ever reached to a point where you're questioning your own judgment, your own mindset, and where you constantly feel that you're walking on eggshells, and you don't know if you say a word how it would be perceived, and it might start, another argument or maybe another conversation where you will just be justifying yourself and explaining yourself, and then where you're emotionally exhausted to a point where you don't know what to say. आप अपने आप से मिलते हैं और आप अपने आप को शीशे में देखते हैं और आप पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, who am I? And then there is another situation कि जिस बंदे के साथ आप रह रहे हैं उसके साथ बैठ के you are feeling loneliness और डिटैच्ड तो नहीं, मतलब you're like कि this is not me। कभी आपके साथ ऐसे हुआ है? And if these feelings resonate with you, this episode is surely for you. And I'm going to introduce a very interesting, framework, and that is SHIELD. SHIELD. And I'm going to explain that to you. Just bear with me. और ये वो शील्ड है जो एक ऐसे रिलेशनशिप के ऊपर रहते हुए जो कि इमोशनली अब्यूज्ड रिलेशनशिप है, that is the first thing that is gone while you do not even realize कि as a survivor the first thing that drops is your shield. Let's explain the shield first. Self-doubt, जी बिल्कुल। hypervigilance, walking inner on exhaustion, on the eggshells, yes, and eroded identity, longing for change, like you want the other person to be like what you met them in the first place, लेकिन वो वक्त most of the times हमारे relationship में आता ही नहीं है। आप एक बंदे से मिलते हैं, आपका initial phase बहुत interesting होता है, then you get into a relationship, maybe your fiance, you marry that person or something like that, but वो phase दोबारा नहीं आता, and then the feeling of deep loneliness, like I'm not talking about silence, I'm talking about loneliness.
Today we are going to analyze all these psychological emotions in a way कि ये एक ऐसे सवाल हैं और अगर ये सारी फीलिंग्स एक पैटर्न के अंदर आपके साथ हो रही हैं तो फॉर श्योर दिस एपिसोड इज़ फॉर यू। एंड हम इस एपिसोड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, नॉट जस्ट लाइक कि व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट कैन आई डू टू गेट बैक टू माई सेल्फ। लाइक अपने आप को उस सेल्फ डाउट से निकालना, अपनी ही आइडेंटिटी के हुए हुए सवालों को जो आपने शायद खुद ही कर दिए, पहले तो किसी ने कर दिया और फिर आपने खुद ही भी कर दिए। सो व्हाट एन एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट दिस शील्ड इज। लाइक यू लूज द शील्ड व्हाइल यू वर स्टेइंग इन दैट रिलेशनशिप। जिस रिलेशनशिप की जिम्मेदारी क्या थी? आपको सेफ फील कराना, आपको लवेबल फील कराना, आपको लव्ड फील कराना, वहाँ केयर होनी चाहिए थी। वो सब चीजें वहां से मिस हो जाती हैं और आप एक सर्वाइवल के अंदर यू आर मेयरली ऑपरेटिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ चीजों को बड़ा क्लियर करना चाहूंगा। Yep, sure. ये आपने बड़ा अच्छा शील्ड को एक्सप्लेन किया। Yeah. ये इंसान की एक इनहेरिटेड यानी कि उसका एक पैदाइशी राइट है इस शील्ड का, और इस शील्ड को आपने एरोड नहीं होने देना। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है आपका सेल्फ आइडेंटिटी, खुद शनासी। ये एक आपका बेसिक राइट है। ये कभी भी नहीं कोई चाहेगा कि उसका खुद शनासी जो उसकी अपनी शनाख्त है वो खत्म हो जाए। फिर आप डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में होते हैं लाइफ के अंदर। आपने देखा होगा कई दफा बड़ी मुश्किल सिचुएशन आती है कि आपको बहुत विजिलेंट होना पड़ता है। कई जगह ये विजिलेंस जो है प्रोडक्टिव होती है अगर फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम हो कि भाई आपको कोई ड्यूटी स्कूल में लग गई या आप मॉनिटर हैं, ठीक है, तो आपने यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। आपने हर चीज को नोट करना है कि शोर ना हो और ये बच्चा डिसिप्लिन मेंटेन हो। वो दैट इज ओनली फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपको 24 घंटे ऐसा आप हाइपर विजिलेंट हो कि कहीं, क्योंकि जब आप मॉनिटर बनते हो ना तो आप एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूं हर चीज का। अगर आप 24 घंटे एक ऐसी सिचुएशन में हो जब जाग रहे हो कि आपको हो कि मैंने जो भी एक्शन करना है, कहीं कोई चीज इधर से उधर हो जाए, कोई शोर हो जाए या कोई मेरे मुंह से कोई वर्ड निकल जाए तो उस पे एक तूफान खड़ा हो सकता है। तो वो आप खुद सोच सकते हो कि वो आपका जो रियलाइजेशन होगी अपने सेल्फ की तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। फिर आपका जो इनर एग्जॉशन होती है, यानी कि आप कुछ मेंटल एक्टिविटी नहीं भी हो रही। एक तो होता है ना आप किसी से कोई आर्गुमेंट हो गया, उसमें आपको एक पोस्ट आर्गुमेंट आपको थोड़ा सा कंटिन्यूअसली जैसे आप कह सकते हैं कि सर्वाइवल मोड में मेयरली आप ऑपरेट कर रहे हैं। इतनी एग्जॉशन। वो एक्चुअली शील्ड को मैं इजी लोगों को बता रहा हूँ कि क्या होता है कि आपको इनर जो है एग्जॉशन फील हो रही है, अंदर से आप ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। कोई ऑब्वियस आपको इवेंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि मैं आई एम ऑल ड्रेन्ड इनसाइड without any obvious reason. Right. So that is a very strange thing. Exactly, it is. Yeah, for sure. फिर आपको एक unknown loneliness यानी अकेलापन का एहसास होता है कि आप लोगों के साथ होते हुए भी, even including your loved ones, you're feeling alone. तो अगर तो हमारे सुनने वालों में ये वाले फीचर्स हैं, ये फीलिंग आ रही है, तो फिर तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन उनको फायदा होगा। लेकिन अगर अब इसमें मैं कुछ टर्मिनोलॉजी भी एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप ऐसा फील नहीं कर रहे और ये हमारी डिस्कशन सुनने के बाद आपको अपने इर्द गिर्द इस तरह के लोग नजर आने लग जाते हैं, तो वो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हम ऐसा हम चाहते भी नहीं है। हमारा एक्चुअली जो असल में सफर कर रहे हैं लोग,
उनके लिए एक पैगाम है, उनके लिए एक अवेकनिंग है। Yeah. हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है कि जो लोग सफर नहीं कर रहे वो बिला वजह अपने आप पे तारीख कर तारीख कर ले, ठीक है? exactly. तो वो एकेडमिक पर्पस के लिए सुन सकते हैं Yeah. और अपनी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। Yeah, yeah. लेकिन उनको किसी को जज नहीं करना चाहिए। Exactly, अगर जो आपने exactly. शील्ड बताई या मैंने जिसको एक्सप्लेन Yeah, किया yeah. वैसे इमोशनल टर्मोइल से नहीं गुजर रहे Yeah. हम जिस चीज की आज बात यहाँ करेंगे वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। हमने बहुत सोशल मीडिया पे आप लोगों ने सुना होगा ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, टॉक्सिक रिलेशनशिप, और ये बड़ा ट्रेंडिंग है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बड़ी टॉक्ड अबाउट टर्म है इंटरनेशनली, ग्लोबली, इवन हमारे साउथ एशिया के अंदर एंड ऑल दैट। And we label and we tag people narcissistic without even realizing, without even understanding कि कुछ लोगों में narcissistic traits हो जरूर सकते हैं, but what is the evaluation criteria? Evaluation criteria is primarily their patterns over and over and over and over again. हाँ, और that creates that shield आपके अंदर जो क्रिएट कर रहा होगा, जो रियलाइजेशन Exactly. आपके अंदर पैदा कर बिल्कुल। रहा है कि आपके ये फीचर्स जो है, आपकी Exactly. शील्ड जो है वो Yes, हट yes, गई है, वो हट डिस्ट्रॉय हो गई। रही है। Yes, ठीक है? yes. So, मतलब today's deeper dive is about narcissistic personality disorder. And before we talk about, this particular kind of human behavior, I would like to introduce things जो कि बहुत clarify करेंगे हमारी discussion को कि how do we distinguish, like ठीक है। what are the traits of healthy relationship and how would you know that it's an unhealthy relationship, और उसके लिए what is the litmus test? So what's your take on it? ठीक है। अच्छा, जो हेल्दी रिलेशनशिप हम कोशिश करेंगे कि अपने लव्ड वंस जो हैं उनके दरमियान एक देखें कि क्या किस तरह का हेल्दी होता है और किस तरह का अनहेल्दी होता है। तो लव्ड वन में हमारे आ जाते हैं पेरेंट्स, ठीक है, सिबलिंग्स आ जाते हैं और स्पाउस। Absolutely, yeah. तो इसमें एक जर्नलाइज्ड इसमें एक हमारा प्रोटोकॉल है इसको डिफरेंशिएट करने का कि हेल्दी और अनहेल्दी रिलेशनशिप में क्या होता है। तो सबसे पहले तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, हेल्दी रिलेशनशिप में। फिर हमारे पास हर किसी के ना पर्सनल बाउंड्रीज होती हैं। एक हर इंसान की अपनी एक प्राइवेसी, एक बाउंड्रीज हैं। हेल्दी रिलेशन में इसका बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। अगर आप एक दूसरे बंदे को यू आर इनटू हेल्दी रिलेशन, वो आपकी बाउंड्रीज की बहुत रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, फिर आप हेल्दी रिलेशन में ये कि आपको अपने अगर कोई गलती कर देते हैं ना तो कोई खौफ नहीं होगा। आप बड़े मतलब जिगरे के साथ बिल्कुल ओपन हार्टेडली आप जो है ना उसको एक्सेप्ट करोगे। हाँ जी, ये मुझसे गलती है, आई एम सॉरी, कोशिश करूंगा। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा आप पे टूट नहीं पड़ेगा, वो रियलाइज करेगा बिल्कुल, हाँ बेटा नहीं, अब नेक्स्ट टाइम देखना कोई इस तरह का मसला ना हो। और अगर आपसे गलती हो जाती है, कोई भी हेल्दी रिलेशन में किसी एक से कोई गलती हो जाती है, तो वो अपोलोजाइज करेगा, एक मिस्टेक एडमिट कर ली, और अगर साथ वो अपोलोजाइज भी कर लेगा। अच्छा, उसके साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है एम्पैथी का, कि अगर आपका लव्ड वन पेन में है, खुश है तो आप उसकी खुशी के साथ खुश होगे, दुख है तो आपको उसकी दुख को फील करोगे, और पहले तो उसको जज कर लोगे, देख लोगे कि वो ये किस तरह के दुख में है या किस तरह की खुशी में है। फिर आप एक होती है आपकी इमोशनल एम्पैथी, एक कॉग्निटिव एम्पैथी होती है जो आप एनालाइज कर लेते हो, एक होती है आपकी इमोशनल एम्पैथी कि उसको फील कर रहे हो, और एक होता है कंपैशनेट एम्पैथी कि आप उसका हल तलाश करते हो, कि अगर ये स्ट्रेस में है तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, या खुश है तो मैं कैसे अपना रोल प्ले कर सकता हूँ, कि इसकी खुशी में मैं भी एंटर हूँ, तो उसकी डबल हो जाती है ना खुशी, फोरफोल्ड हो जाती है कि आपका लव्ड वन आपकी खुशी में खुश हो रहा होगा। इसमें एक और जो हेल्दी रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब
आर्गुमेंट हो जाती है, आपके पेरेंट्स के साथ भी आर्गुमेंट, बहन भाइयों के साथ भी, स्पाउस के साथ, तो जाहिर सी बात होती रहती है। तो इसमें हेल्दी जो रिलेशनशिप है उसमें क्या होता है कि आप टॉलरेट करते हो, यानी कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है तो बैठ के आप कैसे कहोगे ओके तुम यू राइट, ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, तो वो फिर दूसरा भी उसको एक्सेप्ट करता है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये बड़ा एक डीप आपका एक इमोशंस है रिस्पेक्ट का, दिल से रिलेशनशिप में। देन आई वुड लाइक टू ऐड के आपकी म्यूचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा मैटर करती है। और अनहेल्दी में आप क्या क्या चीजें लिस्ट डाउन करेंगे? अगर जो हम अपने टॉपिक से रिलेटेड में अनहेल्दी, क्योंकि अनहेल्दी के और भी बड़े फॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलरली टू स्टिक विद द टॉपिक, मैं जो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप होता है उसमें क्या लेकिन नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से पहले बस हेल्दी अनहेल्दी, नार्सिसिस्टिक क्या होता है डॉक्टर साहब? पहले तो आपने ये वर्ड यूज किया, आप पहले ये बताएं कि ये क्या होता है। ये बहुत कुछ होता है। ओके इसका मैं पिछले पॉडकास्ट में जिक्र भी कर चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप चाह रही हैं कि मैं अभी से इसकी डिटेल में चला जाऊं? बिल्कुल। अच्छा तो ठीक है, तो अनहेल्दी रिलेशनशिप हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर एक्सप्लेन करते हैं, वो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। हेल्दी मैंने आपको बता दिया ना। जी जी जी। अच्छा, स्टार्टिंग विद, देखें एक चीज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट रखनी है अपनी डिस्कशन में, किसी को बुरा नहीं कहना। कोई, जैसे आपने बड़े पहले भी पॉडकास्ट में कहा है, कोई अपनी माँ के पेट से नार्सिसिस्टिक नहीं पैदा होता। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी कोई जेनेटिक चक्कर नहीं है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। कोई जेनेटिक डिजीज नहीं है। यस ठीक है। तो अगर उसको बचपन में ऐसा एनवायरनमेंट मिला है, बिल्कुल, जहां उसको सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो रहा है उसके लिए, इमोशनल एक काओस के अंदर है वो, राइट, जिसमें बड़ा इनपुट आ सकता है, स्टार्टिंग विद पेरेंट्स। क्योंकि देखें ना, माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस। और माँ की गोद, जाहिर सी बात है, अगर माँ स्टेबल माइंडसेट पे होगी तो वो उसकी दरसगाह भी बेहतर होगी। यस, ऑफ कोर्स। वेरी वेरी लॉजिकल थिंग। इसमें कोई किसी को हम बुरा भला नहीं कह सकते। एब्सोल्युटली। क्योंकि देखिए, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात तो बना के भेजा है, बिल्कुल, लेकिन जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसके दिमाग के अंदर बहुत और भी सिस्टम हैं, लिम्बिक सिस्टम और सारा प्रीफ्रंटल। और एक आयत मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसमें है कि कभी भी शऊर वाला बंदा, कभी भी कम अकल इंसान जो है, आपको इसमें बेहतर पता है, हाँ, कम अकल इंसान जो है वो अकलमंद इंसान के बराबर नहीं हो सकता। तो यानी इसने डिक्लेयर कर दिया कि कम अकल भी एग्जिस्ट करते हैं। कुरान ने डिक्लेयर कर दिया, हम तो अब उस पर कोई डिबेट नहीं कर सकते। कोई ये भी नहीं कहेगा कि मुझे कम अकल क्यों कह दिया। कुरान ने कह दिया कि हमने डिफरेंट लेवल्स रखे हुए। तो डिपेंड करता है कि उस बच्चे के हाथ में तो नहीं है कि अगर वो किसी कम अकल माँ बाप के घर पैदा हो रहा है। अच्छा, जस्ट टू क्लैरिफाई कि डॉक्टर साहब, यू आर एक्सप्लेनिंग कि नार्सिसिस्टिक बनता कैसे है। नार्सिसिस्टिक होता क्या है? Who is a narcissistic person? My question is कि नार्सिसिस्टिक कौन है, बनेगा? सेकंड पार्ट, यानी कि आप जो क्या उसे कहते हैं, फाउंडेशन से पहले बिल्डिंग देखना चाह रहे हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ ट्रेड्स। जैसे आपने इतनी अच्छी तरह से एक हेल्दी रिलेशनशिप के आपने ट्रेड्स बताए, तो आप नार्सिसिस्टिक पर्सन के ट्रेड्स बताएं। अच्छा, उसके पहले तो मैं टाइप्स बता दूं, ठीक है, क्योंकि उस थोड़े थोड़े ट्रेड्स वैसे तो जनरलाइज कॉमन ही होते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 4 5 चीजें हैं जो कॉमन ही होती हैं, थोड़े बहुत डिफरेंशिएशन हो जाती है कुछ फीचर्स में जो डिफरेंट, एकेडमिकली भी तो जाहिर सी बात है आपने स्पेसिफाई करना है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं ग्रैंडियोस। ठीक है, ठीक है, ये होती है कि मैं ही सब कुछ। ठीक है, सुपीरियॉरिटी इनके अंदर होती है। ठीक है, और ये अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं,
दूसरे को कम समझते हैं, और अगर नहीं भी वो कम तो उससे ऐसा रिएक्शन शो करते हैं कि उसे खुद अगले को नजर आए कि मैं वाकई बहुत थोड़ा हूँ, मैं बहुत कम हूँ, ये तो कोई बड़ी शय है। ठीक है। दूसरा होता है आपका कोवर्ट, ठीक है, वल्नरेबल। ठीक है, अच्छा, पहले ग्रैंडियोस में ना ज्यादातर मेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो दूसरा वाली कैटेगरी है इसमें माशाल्लाह से फीमेल्स होती है। ओके। अच्छा, ये इनके क्या ट्रेट्स होते हैं? विद ड्यू रिस्पेक्ट विद द फीमेल्स, बाकी फीमेल्स बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल सबको एक कैटेगरी में नहीं रखा क्या कि हमें तो समझा नहीं गया, हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही है, ठीक है, हम तो विक्टिम है। राइट। तो ये इनके मेजर ट्रेट्स होते हैं। ठीक है। बाहर की दुनिया को वो शो करते हैं कि बड़े चुपचाप खामोश, और लेकिन देखने वाले को पता चल जाता है कि अंदर कुछ चल रहा है। राइट। आइडिया थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है मलिग्नेंट नार्सिसिस्ट। ओके। मीसना शैतान। ठीक है। ये कहते हैं कि सुपीरियरिटी बेशक ना मिले, पावर से हमने सब कुछ लेना है। पावर एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल। ठीक है ना, ये खतरनाक भी हो सकता है। यानी अपनी पावर लेने के लिए ये आउट ऑफ द वे जाकर आपके हार्मफुल किसी बंदे के लिए एक्शंस करते हैं। राइट। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है कम्युनल। ठीक है। ये सेंट टाइप, मतलब ये अपनी इबादतों को, अपनी जेनरोसिटी को, अपनी काइंडनेस को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। ठीक है। ताकि इनको वैलिडेशन मिले। राइट। कि यार कितना जबरदस्त। ये वही लोग होते हैं जो कि नेकी कर, तो एक होता है ना नेकी कर दरिया में डाल, तो ये होता है नेकी कर रील में डाल। देखा होगा आपने। ओके। ये जनरलाइज कर रहा हूं मैं, सारे ऐसे नहीं होते। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो ये अगर ऐसा करते हुए आपको कोई नहीं, इसका मतलब नहीं है कि वो कम्युनल नार्सिसिस्ट है। इनके और भी बड़े ट्रेट्स होते हैं। ये लोगों को अपना गर्विदा बना लेते हैं, हर वक्त एक महफिल सजाए रखते हैं। ठीक है। जिसमें वाह 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 हो रही होती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मॉरली और स्पिरिचुअली इन्होंने एक जो है ना बिल्डिंग बनाई हुई होती है अपने गिर्द। अंदर में इनका मकसद होता है कि वैलिडेशन लेना, लोगों को कंट्रोल में रखना। ठीक है। फिर होते हैं सेरिब्रल नार्सिसिस्ट। ठीक है। ये कहते हैं हम तो अरस्तु हैं, हमसे बड़ा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। ओके। जगह जगह जो मिलता है पकड़ पकड़ के अपनी इंटेलिजेंस झाड़ते हैं। Really? हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ अच्छा, तो ये इनका इतना ये खतरनाक नहीं होता है, मतलब तरीका तो इनका होता है कंट्रोल का ही है, लेकिन ये इनका जो तरीका इन्होंने ये एक वे तलाश की होती है, पढ़ते हैं और ये देखते हैं वो देखते हैं और जाके ऐलान कर रहे हैं कि जी मैं बड़ी कोई शय हूँ। ठीक है। फिर एक होते हैं जो उसका एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ट्रेड में आखिरी के समय वो इतनी मतलब वो बिल्कुल ही कहेंगे कि मासूम तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि ट्रेड तो उनका कंट्रोल, वो उनको ना बचपन से ना खूबसूरत बहुत होते हैं। वो उनको वो सारे ट्रेड्स बचपन के जो बिल्डिंग बन रही थी, नार्सिसिस्ट जो बनाता है कि जो बन जाती है, साथ साथ खूबसूरती भी आ गई, बड़े हैंडसम स्मार्ट अल्फा टाइप के, तो वो उससे लोगों को कंट्रोल करते हैं। राइट। ठीक है। अपनी लुक से, हाँ। अच्छा। वो लुक्स के पीछे होते हैं, तो शीशे से ही नहीं हटते वो। देखे जाएंगे अपने आप को, फिर वो वैलिडेशन बड़ी चाहिए होती है उनको। तैयार होंगे तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अब ये मेरी तारीफ करेगा, नहीं भी अगर कर रहा तो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि उनको तारीफ करनी पड़ती है। तो वो इनकी सप्लाई होती है, वैलिडेशन। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर, तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक्स। जिस तरह ये है कि जैसे आपने एक्सप्लेन किया, तो लेट्स अज्यूम कि अगर हमें कोई कॉमनैलिटी निकालनी पड़े ट्रेड्स की, हाँ। तो क्या कॉमनैलिटी होगी आपके ख्याल के मुताबिक? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपने किया है। जी। अब आप खुद आपने बिल्डिंग देखने के बाद ना आप
अब चाह रही है कि मैं फाउंडेशन में घुसूं। नहीं, कॉमनैलिटी बिटवीन ऑल द टाइप्स दैट यू हैव एक्सप्लेन्ड के कॉमन ट्रेट्स क्या आइडेंटिफाई होंगी, या नार्सिसिस्टिक बंदा कैसा इंसान होगा, मतलब कि what we need to look in them to see if they are narcissistic or if they are just a person maybe with bad mood, कुछ लोगों का बैड मूड होता है, कुछ लोग जो है वो वैसे ही एजिटेटेड फील कर रहे होते हैं, या समथिंग लाइक दैट, जिंदगी से कुछ लोग आवाजार होते हैं, या समथिंग लाइक दैट। तो एडिक्शन फॉर कंट्रोल, ऐसे जैसे बंदे को, एक तो होता है ना थोड़ी देर के लिए आप किसी को कंट्रोल कर लेते हैं, राइट, अच्छा फील करते हैं, लेकिन उनके लिए कंटिन्यूअस कंट्रोल एंड वैलिडेशन वो एक इनका एक कॉमन फीचर है। कंट्रोल जिस भी तरीके से करें, वो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स बता दिए थे। जी जी जी। आज सारा मकसद होता है कि अपने आप साथ में ऑब्जेक्ट, वो ना मजे की बात यह है कि इंसानों को इंसान नहीं लेते, वो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स हैं, ये खास ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने हमें वैलिडेट करना है, राइट। और अब वो मैं कुछ कोर में जाना चाह रहा हूँ। ठीक, कोर से पहले जो है ना डॉक्टर हसन, मैं थोड़ा ऑडियंस के साथ ना शेयर करना चाहूँगी कि मतलब कौन से ऐसे ट्रेट्स जो आप ही की डिस्कशन से जो है उससे रिलेटेड ही है, कि कौन कौन से ट्रेट्स होने चाहिए किसी बंदे को, लेट्स से आप कहते हैं कि ये नार्सिसिस्टिक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जिस चीज की हम बात करेंगे वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। हम तो डिसऑर्डर की बात करेंगे, मतलब लेटर इन कमिंग मिनट्स एंड मे बी इन हाफ एन आवर। तो एक तो इसकी इन लोगों में होती है जैसे आपकी बात सही, इन्फ्लेटेड सेल्फ एंड दे आर हंग्री फॉर प्रेज एंड वैलिडेशन, एडमिरेशन, ठीक है, एंड देन दे आर कंट्रोल फ्रीक्स। Exactly. ठीक है। And another thing that is very very evident and significant in them is like exploitation, manipulation, yes, right, yes, common, and उसके अंदर they lack empathy, or rather they have no empathy, right? They will claim that they understand you, but at their core they would not. और another thing, एक और common trait है, और वो है कि they lack accountability. You cannot make them accountable because वो घूम घूम के निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपने आपने वो सारी चीजें जो है लेट्स उनको इतना कर दिया, मैंने उनको थोड़ा सा लेबल कर दिया, बिल्कुल सही, अच्छे वर्ड्स के साथ। अच्छा, अब जो है ना ये सारी चीजें हमने देखना है कि सोर्स क्या है। ये जो सारे आउटवर्ड आपको चीजें, एक चीज नजर आ रही है इसके अंदर, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन, सारी कंप्लीट कर दिया आपने, यानी कोई चीज मिस नहीं की। इनकी कोर के अंदर, राइट, अब जो बचपन से एक इनकी अपब्रिंगिंग हुई है, राइट, उसकी वजह से एक शोर होता है, राइट, और वो शोर ऐसा है कि जैसे दो मेटल की चीजों को कभी रगड़ें, कितना कितना मतलब साउंड अजीब आपको महसूस होता है, टेरिबल किस्म का, इरिटेटिंग किस्म का शोर उठता है। या दूसरे वर्ड में कहूंगा कि इनके अंदर चाहत फतेह अली बचा जाता है। हर वक्त इनके अंदर आवाज आती है, बदो सोचे ये कोर का, हाँ, शोर फुल लाउड वॉइस में। अब आप खुद सोचें कि एक जगह शोर हो रहा है, ठीक है, शोर क्रिएट हुआ है, आपका मोबाइल यही प्ले किया जा रहा है, आपकी कोर के अंदर का मोबाइल जो है ना, वो चाहत फतेह अली को आप रोक नहीं सकते इस शोर को। दे हैव नो इमोशनल रेगुलेशन टू हैव कंट्रोल और साउंड कम कर सके इस शोर की, या इसको एक रिदमिक म्यूजिक में कन्वर्ट, ये दे कैन नॉट डू इट। तो फिर क्या करते हैं ये वैसा ही शोर अपने सराउंडिंग में क्रिएट करते हैं, मतलब जो यानी कि कयास, ये कंट्रोल, इमोशनल आउटबर्स्ट लोगों के, ताकि वो अंदर का शोर चाहत फतेह अली किसी को सुनाई ना दे। राइट,
और जब अगर आप खुद सोचें, अगर ये शोर हो रहा हो, आपके अंदर चाहत फतेह अली बज रहा है, एकदम शोर बाहर का खत्म हो, तो सारे लोग आपको देखेंगे ये क्या सुन रहा है, ठीक है। तो ये जो इस तरह है, ये क्या सुन रहा है, ये वाली फीलिंग को अवॉइड करने के लिए, वो आउटवर्ड उस शोर को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने सराउंडिंग में बंदों को ऑब्जेक्ट समझ के कि ये एक और स्पीकर है, इसके अंदर भी मैं ये इस तरह का फीड कर दूं कि शोर उठे अंदर का, इसके इमोशनल कायोस हो, ये मेरे पीछे लगा रहा है, मुझे वैलिडेट करता रहे कि कोई नहीं, ये शोर हो रहा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है ये शोर। यानी वैलिडेशन क्या है कि इस शोर की तारीफ करने लग जाए बंदा। ये इनका इनर साइकी है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जैसे आपने टाइप्स भी एक्सप्लेन कर दी, और कॉजेस क्या हैं नार्सिसिस्टिक पर्सन के डेवलपमेंट के, मतलब कैसे कोई बंदा नार्सिसिस्टिक बन जाता है, व्हाट कुड बी द रीजंस? अच्छा, फिर तो हमें अब फाउंडेशन में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, उसके बगैर एकदम नहीं बन जाता है। इनको हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते। राइट। ये अगर आप इनको समझ लेना, तो आपको मतलब जो इस अब्यूज से गुजर रहे हैं वो तो इस बात को पसंद नहीं करेंगे, ये काबिल रहम होते हैं अंदर से। अगर हम एज इंसान के तौर पे इनको देखें, क्या आपने किसी बंदे ने अगर इनको जान लिया ना अच्छी तरह, कोर तक जान लिया, तो उसको इन पे गुस्सा नहीं आता, इनके शर से वो बचा हुआ होता है, इन पे रहम आ रहा होता है, क्योंकि इनका देखे ना, पैदा हुए जैसे मैंने पहले बताया, सराउंडिंग ऐसी मिली, क्योंकि जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि उनको रहम आएगा, तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि रहम एक ऐसे इंसान को आएगा जो एम्पैथ है या सुपर एम्पैथ है, जी है ना? नहीं, वो अगर इवॉल्व कर गया ना, फिर जब जान जाएगा, पूरी हिस्ट्री को समझ जाएगा, कि कोर तक समझ जाएगा, फिर उसको रहम आएगा। लेकिन जो सफर कर रहा है उसको कहीं से नहीं रहम आएगा। वो तो कहता है मैं निकलूं, मैं भागूं कहीं से, लेकिन वो ट्रैप रहता है। ठीक है ना? ठीक है। तो अब कैसे हो रहा है कि जो इनको सराउंडिंग मिलती है आपकी अपब्रिंगिंग में, अर्ली चाइल्डहुड में, स्टार्टिंग में द वेरी बर्थ, माँ बाप जो है कोई उनमें इमोशनल रेगुलेशन नहीं है, राइट। वन ऑफ द पेरेंट इज टिपिकल नार्सिसिस्ट, ठीक है। वो ट्रेट ये ना गैबर मार्टे ने बड़े खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि जैसे जेनेटिक डिजीजेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते हैं, इसी तरह साइकोलॉजिकल डिजीजेस जो हैं, जीन से उसका कोई इतना ताल्लुक नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। मैं वो लिंक में शेयर भी करूंगा। क्या कि उसने बताया कि ये जो साइकोलॉजिकल डिजीजेस हैं या डिसऑर्डर्स हैं, राइट, पर्सनैलिटी के, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, और इसको कहते हैं ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा, जनरेशनल ट्रॉमा। और ये साइकिल अगर कहीं रोकने में कोई कामयाब हो जाए तो समझे कि उसका एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, राइट। क्योंकि जैसे कि नेम से लग रहा है कि मतलब ये फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जाता है, पेरेंट टू पेरेंट, पेरेंट टू आपके किड्स में जाता है। और मजे की बात यह है कि उसने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक घर के अंदर अगर 2 या 3 बच्चे हैं, तो वो तीनों डिफरेंट माँ बाप के से पैदा हुए हैं। अब ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है। एग्जैक्टली, कैसी बात करती। मैंने भी पहली दफा मैंने कहा यार 2 माँ बाप हैं, 3 डिफरेंट माँ बाप पेरेंट के अंडर वो पैदा हुए हैं, वो सिबलिंग कैसे? वो उसने फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि देखिए, फर्स्ट आपका एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है। उस वक्त जो माँ बाप की मेंटल सिचुएशन है, उस वक्त है वो बाप स्ट्रगल कर रहा है, फाइनेंशियली इतना सिक्योर नहीं है, और कोई जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। तो अब जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे का रिफ्लेक्टेड थ्रू द पेरेंट्स, दैट इज गोइंग टू बी एक खास उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ जाएगा, ठीक है। अब 2 साल बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है, ठीक है। उस वक्त ये फाइनेंशियली कुछ डेवलप कर गया है, ठीक है। माँ भी कुछ सुकून है उसको, बाप को भी सुकून है। अब साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया, माँ बाप की पर्सनैलिटी तो सेम है,
मतलब लेकिन कि रिसोर्सेज से फर्क पड़ surrounding से, गया। हाँ सराउंडिंग से फर्क पड़ गया। अब उसकी अच्छी जॉब लग गई, अपना ठीक घर है। ले लिया, ठीक है, जो और मसले मसाइल होते हुए हल हो गए। राइट। अच्छा, तीसरा बच्चा पैदा हुआ है तो वही AB वाला चक्कर चल गया कोई, ठीक है ना। बाप जो है वो कोई और अब ज्यादा डेवलप कर गया, वो बड़ा पैसा शैसा आ गया, उसने कहा चलो ठीक है यार। तो वो बच्चा जब देखा तो माँ अब रो रही है, ये क्या हो गया, बाप जो है वो एक अलग जोन में फिर रहा है, राइट। तो उस बच्चे की डेवलपमेंट पे वही असर पड़ेगा जो परसेप्चुअल बायस की बात हमने की थी। वो होगा AB मिले तो धमाका। तो अब देखें, तीनों बच्चे एक घर में पैदा हुए हैं, राइट, लेकिन तीनों की डिफरेंट पर्सनैलिटी बन गई। राइट। अब किस पे डिपेंड कर रहा है? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि मतलब एक ही घर में रहते हुए, मतलब शायद हो सकता है कि इससे ये भी हो कि हर इंसान भी तो इंडिविजुअल होता ही है ना। बिल्कुल, शायद हाँ, हो बिल्कुल सकता सही है बात। इससे नहीं, भी हाँ, कोई फर्क इसमें पड़ता है हो। कि डिफॉल्ट पर्सनैलिटी इफेक्ट तो जो पेरेंट के एक डिफॉल्ट पर्सनैलिटी है, बिल्कुल चाहे बिल्कुल, वो माँ बाप ने तो एक ही जैसी तरबियत करनी है ना। जो सराउंडिंग जो भी हो, एक अपनी जो बिल्ट इन पर्सनैलिटी है ना माँ और बाप की, बिल्कुल, उसका एक फीचर जरूर आता है, राइट। लेकिन सराउंडिंग का भी इफेक्ट आता है। इम्पैक्ट एक आता ही है, घर बिल्कुल, में, कैन यू बिलीव, एक ही घर में फ्यूचर नार्सिसिस्ट भी पैदा हो सकता है और सुपर एम्पैथ भी पैदा हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग आपकी जो सर्कमस्टेंसेस। डॉक्टर हसन, आपने सुपर एम्पैथ्स का जिक्र किया है, तो आई वुड वांट यू टू मेक अस अंडरस्टैंड व्हाट अ सुपर एम्पैथ इज। अच्छा, इसमें एक हल्के से मेटाफोर से शुरू होता हूँ। जी जी बिल्कुल। कि अगर नार्सिस जो है वो एक वुल्फ है, तो सुपर एम्पैथ उसके लिए एक ऐसा हिरन का बच्चा है जो बिल्कुल सब कुछ उसने प्रेजेंट किया हुआ है, ना भाग सकता है ना दौड़ सकता है। वो कहता है आओ मुझे खा लो, हाय नरम सा, वो कहता है आओ मुझे खा लो। ओके, मैं अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। श्योर श्योर। अच्छा, सुपर एम्पैथ जो होते हैं ना, एम्पैथी पहले मैं बताऊं कि एम्पैथी जो है ना, ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एम्पैथी यानी कि काइंडनेस, दूसरे का जॉय, दूसरे का स्ट्रेस, दूसरे का गम फील करना, राइट, ठीक है, बिल्कुल। उसको जज देखना कि क्या है, उसके बाद उसको फील करना और सिर्फ फील करके छोड़ना देना, ठीक है, उसके लिए एफर्ट करना कि ये खुश हो जाए, अगर स्ट्रेस में है तो, राइट, अगर बहुत खुश है तो और खुश हो जाए। बड़े मासूम से लोग होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये इनके अंदर ना बड़े हैवी किस्म के मिरर न्यूरॉन्स लगे होते हैं। सुपर एम्पैथ जब कमरे के अंदर एंटर होते हैं ना, तो इनके अंदर ना स्पेशल कोई बचपन से कोई क्वालिटी है कि ये एनवायरनमेंट को पिक कर लेते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेस है या जॉय है, ठीक है। अच्छा, अब बेचारे, अब इनकी जो जिस तरह ये हो गए, वो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, वो हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। बन जाता है वही जैसे मैं बताया था कि बचपन के इस तरह का एक ही घर में आप नार्सिस भी हो जाता है, उसी एनवायरनमेंट में एक सुपर एम्पैथ भी बन जाता है। सर्वाइवल है वो। आउटवर्ड थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो नार्सिस है ना, वो बचपन में जब देखता है कि मैं सर्वाइव करना चाह रहा हूं, तो वो अपने आप के गिर्द खोल बना लेता है और आउटवर्ड जो है ना चीजों को मेंटेन करता है, मैनिपुलेट करता है, ठीक है, कि मेरा कोर बचा रहे, ठीक है, सेल्फिश हो जाता है वो, ठीक है, ठीक है। सुपर एम्पैथ अपना कोर खोल देता है कि जो हो रहा है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, यही मेरी सर्वाइवल है। कि अगर सिचुएशन खराब हुई भी है, वो अपने आप वो समझता है कि अगर उसके माँ बाप का मूड अच्छा नहीं है, चाहे आपस में लड़ाई हुई हो, कहते शायद मेरी वजह से, तो वो अच्छे अच्छे उनको हंसाने लग जाएगा, खुश करने लग जाएगा। तो बचपन से मतलब बेसिकली यू मीन टू से केयरिंग एंड अ वेरी काइंड पर्सन। वो अपने पे ब्लेम ले लेता है कि यार ये जो अगर किसी का मूड खराब हुआ शायद मेरी गलती हो, तो इसको अब सुधारना भी मैंने। वो जो दूसरा नार्सिसिस्ट है वो कहता है जो मर्जी बाहर होता रहे, मैं तो अपने आप को सेव करूं इतने ये कायोस से, मैं अपना जो अंदर का अनरेस्ट है वो बाहर से न्यूट्रलाइज करूं, ठीक है, कि बाहर भी वो चीज क्रिएट हो जाए तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, समझ रही? ठीक है। तो ये बनता है इस तरह बचपन का सुपर एम्पैथ। अब बड़ा होके क्या करता है, कमरे में एंटर होगा तो वो
जज करेगा, देखेगा, ओहो खुश हैं सब, बड़ा खुश होगा, वो उनसे ज्यादा खुश होने लग जाएगा। अगर कोई स्ट्रेस फैला हुआ है तो वो जज करेगा, अच्छा इसका चेहरा ऐसा बना हुआ है, इसका मैंने तो नहीं कल किसी कुछ कहा था, मैं चलो वो फिर अच्छा मूड करके उसको खुश करने की कोशिश करेगा, अपने पे ले ले। हो सकता है वो किसी और अपने जिंदगी के किसी रोले में पड़ा हुआ हो, लेकिन ये सुपर एम्पैथ वो समझेगा कि शायद मेरी वजह से हुआ। तो ये एक सुपर एम्पैथ एम्पैथी से ही निकला है ना, एम्पैथी से निकला, वेरी हाई एम्पैथी का लेवल उनके अंदर होता है। अच्छा, नार्सिसिस्टिक जो पर्सन होता है, मतलब वो किन लोगों के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करता है, या हाउ डज दैट पर्सन गेट इनटू अ रिलेशनशिप? अच्छा, ये तो आपने बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, आपको पता होगा, आप वैसे पूछ रही हैं व्यूअर्स के लिए, जाहिर सी बात है। अच्छा, इसमें जो आइडियल पिक करता है ना आपका नार्सिसिस्ट, वो सुपर एम्पैथ को पिक करता है, ठीक है, और दोनों के अंदर मिरर लगे होते हैं, वो दूसरे को जज करके या दे कम टू नो अबाउट देयर स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, एंड वो इंटरनलाइज करते हैं कि यार मैं कुछ सॉल्व करूं। इधर भी बड़े हैवी किस्म के ना, जैसे टीपीजे का मैंने जिक्र किया था, एम्पैथी सेंटर, उनके भी लगे होते हैं, लेकिन वो जज करता है कि अच्छा ये बंदा यहाँ से जो है ना कंट्रोल हो सकता है, ये इसका वीक पॉइंट है, यहाँ पे ये इमोशनल हो जाता है, यहाँ पास में इसको ये हो सकता है, ये ट्रॉमास हैं इसके, वो सारा वो डेटा लेता है। ठीक है, एक मैं पढ़ रहा था रिसर्च जी लेट, कहते हैं कि जब एक सुपर एम्पैथ नार्सिसिस्ट से इमोशनल होकर बात करना शुरू करे ना, नार्सिसिस्ट की आंखें ऐसे खुल जाती हैं जैसे बिल्ली अपने शिकार पे जब फोकस कर लेती है, लॉक कर लेती है, तो वो फिर बिल्कुल जरा सा भी नहीं हिलती कि कहीं ये जो बात कर रहा है मेरी कोई डिस्ट्रैक्शन से अपनी बात करना बंद ना हो जाए, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जा रही होती है अंदर उसको, जिसे आगे उसने यूटिलाइज करना होता है। ठीक है, मतलब कि यू मीन टू से फेशियल एक्सप्रेशंस बड़े इस कदर वो ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल, बल्कि ये एक आइडेंटिफिकेशन भी है कि जैसे हमने फर्स्ट इंप्रेशन की बात की, तो अगर आप अपनी फैंसी से मिलने गए, मैं उसको रिलेट करने लगा हूं क्योंकि उस वक्त आप कह रही थी कि इसका रिलेशनशिप क्या बनता है, तो आप इमोशनल होकर अगर बात करें, इस बात है, आप जब इस तरह के इनिशियल आपके रिलेशनशिप बन रहे हो तो आप दिल की बात करते हो, अगला भी अपना, ताकि आपकी जो है कोऑर्डिनेशन बन जाए। तो आप उसमें नोट कर सकते हैं कि अगर आप कोई अपने बचपन की कोई बात कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज हुई है जिसमें आपके इमोशंस ऊपर नीचे हुए हैं, तो उनको जरा देखें, अपने नहीं वो ऐसे करके आप बात करते जाएं, उनको नोट करते रहें। अगर उनकी आंखें बिल्कुल खुली हुई है, झपक भी नहीं रही, और वो ऐसे लग रहा है कि उनको जैसे कोई डॉक्टर सिंह, ये भी तो हो सकता है कि आपको मोहब्बत में देख रहे हो, मोहब्बत का देखना पता चल जाता है। ओके, ठीक है। उनकी आईज जो है ना, इसमें एक सीरीज भी है बिहाइंड योर आईज। अच्छा, हाँ, उसमें बड़ा उन्होंने अच्छा इसमें दिखाया है, आईज पे खास तौर पे उन्होंने कंसंट्रेट किया है कि नार्सिसिस्ट की आईज कैसी होती है। राइट, आईज का मैं थोड़ा सा और बता दूं, इसमें देखे ना, कोई बंदा दुखी होगा तो सिर्फ ये नहीं कि उसका चेहरा ऐसे डाउन होगा, उसकी आईज पे भी फर्क पड़ेगा। आईज से भी, अगर खाली एक दुखी बंदे की आप आईज देखें तो आपको पता चल जाएगा बैकग्राउंड में नकाब उतारा तो ये बंदा दुखी है। right. एक बंदा बहुत खुश हो रहा है और आप सिर्फ उसकी आईज दिखाएं, नॉर्मल बंदा, तो आपको पता चल जाएगा कि आईज से पता चला खुश। नार्सिसिस्ट अगर खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है, उसकी आईज कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, फिक्स्ड आईज होती हैं। आईज से पता चलता है नार्सिसिस्ट का कि उसके आईज के एक्सप्रेशन जो है ना, वो आपके फेस के साथ मैच नहीं करते। ये एक फर्स्ट इंप्रेशन में आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, अगर किसी ने कल डेट करनी है तो ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये आपका जो, फिर वो उसको अच्छा, जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है ना, तो ये ऐसा एक
अगर पकड़े नहीं गए, अगर जो बेचारे सुपर एम्पैथ को नहीं पता, राइट, वो तो बेचारा सबको अपने जैसा समझने लग जाता है। राइट, या, और वो ऐसा शो भी करते हैं कि हम भी तुमसे बड़े सुपर एम्पैथ हैं, या, एम्पैथी शो करेंगे, आपको वैलिडेट करेंगे, आपकी ऐसे लगेगा यार मुझे सोलमेट मिल गया, ये कहाँ था सारी जिंदगी। वो इस तरह का बेचारा सुपर एम्पैथ, वो भी आके खुश रहो यार ये अल्लाह ने मेरे साथ बड़ा कोई करम किया है। exactly. ठीक है ना? तो वो सारा वो डाटा प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा जब ये पक्का हो जाता है, उन्हें शिकार आ गया है, जब वो प्रोसेस, फिर वो थोड़ा सा उसको वैलिड वो करते हैं, टेस्ट भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर वो लव बॉम्बिंग करेंगे। ठीक है। वो ऐसे आपका मतलब इस तरह शो करेंगे, अफेक्शन शो करेंगे, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो आपकी वर्बल हो, चाहे इमोशनल अफेक्शन हो। ठीक है। वो आपको शो करेंगे। बड़ी आप सुपर एम्पैथ को तो कहते हैं ना मुझे सारी जिंदगी मोहब्बत नहीं मिली, अब जाके मिल रही है, वो तो बड़ा खुश हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ना ये जब आपको असेस कर लेते हैं ना, फिर वो आप जैसे बनते हैं कि जो आपके शौक हैं, जो आपके इंटरेस्ट्स हैं, जैसे आप पर्सनैलिटीज पसंद करते हैं, कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, कोई स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट है, तो वो उसमें भी ना ऐसे शो करते हैं कि मुझे भी ये बहुत पसंद है, मुझे भी तो बहुत ये चीज़ पसंद है, ये स्पोर्ट तो मैं तो रातों को उठ के देखता रहा हूँ या देखती रही। तो वो भी आपको होता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी मैचिंग बन जाएगी। फिर जब ये चीज़ें कंफर्म कर लेते हैं ना, सारी चीज़ें, जब ये डाटा आ जाता है, फिर वो थोड़ा सा ना चेक करते हैं कि ये जो हमने सारा ये डाटा इनपुट किया है, इसको थोड़ा टेस्ट करो कि अब वो ना कुछ आपको ऐसे होता है कि कुछ देर मैसेजिंग पे बात हो रही है, एकदम आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है। वो चेक करते हैं कि ये पीछे आता है कि नहीं। अब ये एक टेस्ट बीच में फेंका है उन्होंने कि थोड़ा सा डिस्टेंस करके चेक कर रहे होते हैं कि अगर तो ये पक्का फंस गया, ये जितना मैं थोड़ा सा पीछे हूँ ये ऊपर से आके निकल जाएगा, ये बिल्कुल मेरे ऊपर आएगा। और वो सुपर एम्पैथ है, किधर रहेगी तुम, ये वो सारा कुछ ना। तो ये सारे इनके इनिशियल फीचर्स होते हैं। ठीक है। फिर जब रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है, जब पक्का काबू में आ गया, राइट, कि अब उनको एक तसल्ली हो जाती है, कौन किथे नहीं जानता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर ये आस्ते आस्ते इनका ना टेस्ट करना शुरू करते हैं कि कभी साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू कर दी कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है। अच्छा, अब वो सोचे जा रहा है कि मेरी वजह से तो नहीं हो गया, मैंने तो नहीं कुछ कर दिया। सुपर एम्पैथ है ना, वो तो बचपन से ऐसे करता आ रहा है, और अब ये इसके हत्थे चढ़ गए। राइट। तो वो और से और कुछ करने की कोशिश करता है, वैलिडेट करता है उसको, मतलब पीछे आता है, क्या हो गया मुझे बताओ, प्रेज कर दिया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं उसको, और उसको हालांकि वो फेक कर रहा होता है, उसे अंदर से सेट होता है। नहीं, सुपर एम्पैथ सुपरमैन तो ठीक नहीं, वो तो दिल से कर रहा है, वो दिल से कर रहा है, वो सारा ड्रामा रचाया हुआ है। ठीक है, राइट। उसके बाद जो है वो, अच्छा, इनको ना सुकून पसंद नहीं है। अगर जो सुपर एम्पैथ है किसी तरह भी उन्हें लगे कि यार कुछ सुकून में है ये, तो वो कुछ मेंटल अनरेस्ट क्रिएट करेंगे। राइट। कैसे करेंगे कि किसी बात पे बहस शुरू कर दी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उस पे दे नो कि दिस इज द राइट थिंग। अब वो उसको टेस्ट करे, नहीं ऐसे तो नहीं होता, आपको पता नहीं है, आप गलत कह रहे हो। अब वो जस्टिफिकेशन शुरू कर दे, नहीं तुम्हें नहीं पता, ये डाटा ये कहता है, ये डाटा ये कहता है। अब वो कह रहे, ये जो शोर उठ रहा है ना, उसको कोई डाटा से कन्विंस होने का ताल्लुक नहीं, उसे पता है कि ये चीज होती है, लेकिन वो मजे ले रहा है कि अच्छा एक्सप्लेन किया जा रहा है, नार्सिस्टिक बंदा, ठीक है, हाँ, वो बेचारा वो एक्सप्लेन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। अब इसको ना अंदर अनरेस्ट आना शुरू हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी। किसको अनरेस्ट आना शुरू हो सुपर जाता है? एम्पैथ को। सुपर एम्पैथ को, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर जब किसी को कोई शिकार मिल जाता है ना, और वो उस पे हावी आ चुका होता है, तो उनको एक ये इनसिक्योरिटी होती है, कहीं इसको कहीं कोई रास्ता ना दिखा दे, मेरा पोल ना खुल जाए, तो ये आइसोलेट करने लग जाते हैं। आपके सर्कल से आपके फ्रेंड्स कोई है, अगर कोई पढ़ा लिखा है जिससे उसको पता है कि ये बंदा तो और किस्म का है,
ये कहीं इसको कोई आइडियाज ना दे दे। राइट। ये उसके बाद वो जो था ना आपका फ्रेंड, वो बड़ा अजीब सा है, वो मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। आपको ना अंदर वो, आपको ना इनपुट जा रहा है, बायस पैदा किया जा रहा है। अच्छा, वो सिलेक्टिव बायस आपका पैदा कर दिया। ओके, इसलिए मैंने जिक्र किया। ओके ओके, कि आप कहोगे नहीं यार, अच्छा ये कह रही है, ये तो मेरी सोलमेट है। या एग्जैक्टली, ये तो बड़ा अच्छा जज किया होगा। राइट राइट, बस अब मैं इससे ना थोड़ा दूर दूर ही रहूं। राइट। फिर आपके सिबलिंग्स, आपके माँ बाप के बारे में कि कोई भी जो ना, कि बस मेरा रहे और मेरे कंट्रोल में रहे, राइट, दूर ना हो उनके बारे में कुछ आपको। अच्छा, ये कभी कोई इस तरह बात नहीं करेंगे कि वो बहुत बुरी है, ठीक है। इसने, आम बंदा तो कहेगा ना सीधी सीधी बुराई कर दी, या तुम्हारी बहन ने आके मुझे कह दिया था ये नॉर्मल रिलेशनशिप, यस, वो फीड करेंगे। अच्छा वो उधर आई थी, मूड कुछ सही नहीं लग रहा था, पता नहीं, हो सकता है अब ये बात डाल दी आपने। अब आपने कहा अच्छा मेरी बीवी के साथ उसका मूड क्यों बुरा हो, आपने कोई इवेंट नहीं बताया, लेकिन आपके जहन में बात पड़ गई, अच्छा यार इनका, मैं ना उसको समझाऊंगा, ठीक है, ये कि जरा मेरी बीवी बड़ी सेंसिटिव है, थोड़ा ध्यान किया करो, खुश खुश आया करो उसके पास। तो वो चाहे इस नेचर से ना आई हो, बहन भाई के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, ये आप आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं। फिर आपको आपकी वर्थ, अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे हो, आप प्रोफेशनली अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बिल्कुल, उसने तारीफ नहीं करनी आपकी, उसको इनसिक्योरिटी होती है कि इसकी तारीफ कर दी तो ये अपने आप को कुछ समझने लग जाएगा, मेरे चुंगल से ना निकल जाए। यस, बिल्कुल, ठीक है, मतलब आप सेल्फ डाउट में आपको डालेंगे, सेल्फ डाउट में डालेंगे। आपकी एक क्वालिटी है जो सारी दुनिया देख रही है, कि आप फर्ज करें कि बंदा है वो बड़ा फिट है, राइट, ठीक है, वो अपनी एज से कम लगता है फॉर एग्जांपल, तो वो कहेगी या कहेगा कि किसी बूढ़ा सा बंदा कोई गुजर रहा है, कहेगे पता है आप पीछे से इसी तरह अंकल की तरह लगते हैं। वो बंदा कहेगा यार बाकी ये तो मेरी सोलमेट, ये तो मुझे बड़ी चीज है, जो बाकी दुनिया मेरी तारीफ ही लगता है वो दुनिया बकवास कर रही है। वो आप अपना सेल्फ डाउट कर रहे हैं, नहीं नहीं मैं तो, वो बड़ा हार्ड हिट होता है आपकी कोर, आपकी कोर अंदर से तोड़ता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद, अच्छा ये गलती तो कर ही नहीं सकते ना, बिल्कुल, आप, अच्छा बाज़ औक़ात कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो बहुत मतलब सामने नजर आ रही होती हैं, आप उस पर बात कर देते हो हिम्मत करके कि ऐसे नहीं करो, ये सही नहीं है, बस फिर वो जो इनको टेक्निक आती है ब्लेम शिफ्टिंग की, वो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। वो ये मेरे से ग्लास गिरा है ना, तो एक्चुअली जो आपने मुझे कल स्ट्रेस दिया था ना, कल आप लेट आए थे, उससे मैं बहुत स्ट्रेस में चला गया था या चली गई थी, वो अभी तक मैं सोच रही थी कि आपने ऐसा क्यों किया, आप हमेशा, आप तो कभी भी ऐसे नहीं करते थे, कोई रीजन भी नहीं थी क्यों इतनी लेट आए, तो वो बस उसी सोच में मैं जो है ना ग्लास गलत जगह रख दिया और टूट गया। आप कह रहे हो कि अच्छा यार ये तो इसकी गलती, मैं बहुत बुरा हूं, उसकी गलती हुई है, और ऐसा चेन रिएक्शन स्टार्ट किया है कि आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो उसकी गलती का। कैन यू इमेजिन? ठीक है, हाउ ड्रेंचिंग, या मतलब ऐसे इमोशनल वुंड्स आपको मतलब मिल रहे हैं ऐसे नार्सिसिस्ट के साथ रहते हुए कि यू आर कंप्लीटली डिसओरिएंटेड, दैट्स व्हाट यू मीन टू से। अच्छा उसके बाद एक और इनका तरीका ट्रायंगुलेशन। दो बंदे तो चलो आपस में डील कर रहे हैं, आप तीसरे एक बंदे को बीच में ले आएंगे, राइट, आपको कम दिखाने के लिए कि वो तो देखे ना बड़ा सही रास्ते पे चल रहा है या वो बड़ा सही काम कर रहा है, आप नहीं ऐसे कर सक रहे, आप कंपैरिजन, ठीक है, और आप फील करोगे कि ओहो यार मैं तो बहुत हूँ उससे पीछे हूँ। मतलब कि ये आपने मैनिपुलेशन को सारा एक्सप्लेन किया, तो जाहिर है क्लोज रिलेशनशिप के अंदर ही आपको ज्यादा शायद हो सकता है कि नार्सिसिस्टिक पर्सन का पता चले। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा पॉइंट आता है या पिवटल पॉइंट होगा कि आप मतलब
क्या ऐसा होगा कि आप ये सब चीजें हो भी रही हैं और आप उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, तो what could be the starting point You of getting start- out of it? You start to realize जो आपने शुरू में शील्ड बताई थी, ठीक है, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ डाउट, फिर आपका लोनलीनेस, फिर इमोशनल ड्रेनेज, एग्जॉशन, वो जब एक खास लेवल पे पहुंच जाती है कि वो बंदा कहता है मैं किए जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम डूइंग इट, कि शायद कोई टाइम आए कि हालात सही हो जाए, राइट, ये भी किया, मैं एक अब इसका एंड क्या होगा? राइट, थोड़ा सा अगर इंटेलेक्ट हो, मतलब इवॉल्व वही करता है जो थोड़ा सा इंटेलेक्ट उसका ऊपर होता है, ठीक है, वरना लोग ऐसे भी हैं कि सारी उम्र इन्हीं इन्हीं रिलेशनशिप्स के रिलेशन अंदर लोग कहते हैं जी बीवियां होती ऐसे हैं, देखें जी कितने बीवियों के जोक्स आते हैं, ठीक है, ये जस्टिफिकेशन दे के, बल्कि ये खुद भी देता है अच्छा, अपने के देखें आप कैसी बातें करते हैं, ये तो देखे जगह जगह ये जोक्स लिखे होते हैं, बीवियां सारी ऐसी होती हैं, राइट, वो आपको एक, कई लोग ये मान जाते हैं कि हाँ जी मेरी किस्मत है, बच्चे हैं तो अब तो गुजारा करना है, ठीक है, पूरी जिंदगी गुजार के मर खप जाते हैं वो, ठीक है, लेकिन जो बेहतर जो सेल्फ एनालिसिस कर सकता है अपना भी और सराउंडिंग का भी, तो वो रियलाइज, ये शील्ड को रियलाइज करता है, ठीक है, फिर एक दिन कहता है बस दैट्स इट, ठीक है, फिर वो पैटर्न को समझने लगता है कि अब ये जो इसका एक्शन है, इससे मेरे अंदर क्या चीज जनरेट हो रही है, ठीक है, ये हमेशा से होती आई है, मैं इसको खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा हूं, लेकिन ये नहीं हो रही, राइट, इसका मतलब है कुछ मेरे में कमी है, राइट, मैंने कुछ लर्न करना है, ठीक है, वो फिर इकरा जिसे कहते हैं, ठीक है, पढ़ता है वो, ठीक है, सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन, वो पैटर्न देखता है कि यार एक चीज खत्म ही नहीं हो रही, राइट, ठीक है, अब तो जाहिर सी बात है इंटरनेट है और बहुत ज्यादा हमारे पास डाटा आ गया, लेटली ये चीज डायग्नोज होना शुरू हुई है, बिल्कुल, कॉमन हो गई है बहुत, बिल्कुल, बल्कि यूज नहीं मिसयूज हो रही है इंफॉर्मेशन, जैसे हमने शुरू में जिक्र और डिस्क्लेमर भी दे दिया था, बिल्कुल, तो वो फिर स्टडी करने लगता है, राइट, पहले वो आउटवर्ड देखता है कि इस बंदे को आइडेंटिफाई करता है, ये होते क्या है, ठीक है, उसको स्टडी करता है, देखता है अच्छा ये हुआ मेरे साथ एग्जैक्टली, वो सारे फीचर्स, ये नहीं कि एक दो फीचर देख के दो चार अच्छे फीचर्स हैं तो उस पर वो कहे नहीं ये दो बुरे फीचर्स हैं तो ये तो बंदा ऐसा है, नहीं, जो सही पावरफुल होगा ना नार्सिसिस्ट, वो आपको टिका के पूरी शील्ड आपकी तोड़ेगा, ठीक है, पूरी शील्ड उड़ा के रख देगा आपकी, ठीक है, तो वो जब एक फीचर दूसरा फीचर 90% ऑनलाइन टेस्ट्स होते हैं, आपने इनपुट करते हैं, क्वेश्चनेयर्स होते हैं, वो भरते हो, हर जगह से आपके आ रहा है कि ये वाली पर्सनालिटी है, फिर यू स्टार्ट टू स्टडी हाउ टू कोप विद इन द रिलेशनशिप, फिर मजीद आप वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप अवेयर हो रहे होते हो, इनके न्यूरॉन्स बड़े तगड़े होते हैं, इनको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि ये बंदा क्या हो रहा है, ठीक है ना, वो जज करना शुरू कर देते हैं कि इसमें ये थोड़ी सी भी चेंज क्यों आई, इनसिक्योर, वही चाहत फतेह अली, जब उनको खौफ होता है ना कि अंदर से, फिर वो चाहत फतेह अली की आवाजें आने लग जाएंगी, अगर ये खामोश हो गया, ये इमोशनल अनरेस्ट, इसका शोर बंदे का खत्म हो गया, तो मुझे तो अपना चाहत फतेह अली सुनना पड़ जाएगा, कोर के अंदर का गंद, ठीक है, शोर, तो वो फिर थोड़ा इनसिक्योर होना शुरू होता है, वो अपनी फिर मजीद चीजें तेज करता है कि पूरा फुल थ्रेशोल्ड से जाऊं मैं, ठीक है, लेकिन तब तक जो सुपर मैथ है ना, वो पैटर्न को समझ चुका हूं, उसे पता होता है कि अब मैंने एक दफा इमोशनल रिस्पांस नहीं दिया, वो मैंने बात की थी ना, अच्छा, ये आपके इमोशनल रिस्पांस से जो है ना, वो मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या डॉक्टर हसन टेक्निक्स हो सकती हैं कि आपने लेट्स से आइडेंटिफिकेशन आपको हो गई, ठीक है, रिकग्निशन फेज आपने कर लिया, आइडेंटिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, यस, आइडेंटिफाई आपने लेट्स से कर लिया उनके पैटर्न्स को, और जैसे आपने बताया भी कि मतलब क्लोज रिलेशनशिप के अंदर ये पर्सनैलिटीज आप पे ज्यादा अफेक्ट करती हैं एज कंपेयर टू अदर रिलेशनशिप्स, तो क्या टेक्निक एक इंसान को
लेट्स से एक सुपर एम्पैथ को या एक ऐसे इंसान को जो हम्म। नार्सिसिस्टिक अब्यूज में रह रहा है, उसको क्या टेक्निक्स या कौन से टूल्स उसको अप्लाई करने चाहिए? आइडेंटिफिकेशन कर ली उसने, जी ठीक जी है, जी जी और रियलाइजेशन कर ली, जी जी, शील्ड का एहसास हो गया कि मेरी शील्ड तोड़ी गई है, ठीक है ठीक ठीक है है। ठीक है। उसके बाद उसने स्टेप बाय स्टेप, पहला आपने देखना है कि आपने उसकी जो एक जाल बिछा होता है ना, जी जी, बेट होती है, वो नहीं लेनी आप। ठीक है वो आपको इमोशनल डिस्ट्रेस देगा, आपने उसको रिकग्नाइज करना है ठीक है और उस पे रिस्पॉन्स क्या, स्टिमुलस के बाद आपने उस पे पॉज लेना है। यू स्टार्ट विद द फर्स्ट टेक्निक इज टू हैव पॉज। ठीक जहां है आप फौरी तौर पे रिएक्ट कर जाते थे, ठीक है फौरी तौर पे एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते थे, ठीक है, फौरी तौर पे आप कोई जस्टिफिकेशन देने लग जाते थे, राइट, जस्ट टेक अ पॉज। ओके। वो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नया नया जब ये काम शुरू हाँ, होता है, हाँ, हाँ। पॉज इज वेरी डिफिकल्ट। बड़ी एनर्जी लगती है वो पॉज लेने में। जब नया नया सुपर एम्पैथ आइडेंटिफाई करने के बाद ये टेक्निक इस्तेमाल करना शुरू करता है और वहां से फुल थ्रेशोल्ड आपके Throttle पास, के ऊपर। थ्रॉटल के ऊपर स्टिमुलस आ रहा है कि रिस्पॉन्स जरा और बढ़ाए। इनसिक्योर हो रहा है ना, कि वो देख लेता है कि यार ये बंदा कुछ मुझे चेंज सा लग रहा है, वो डिटेक्ट फौरन कर लेते हैं। आप ठीक है। छुप के भी स्टडी कर रहे होगे ना, कोई चेंज आ रही होगी आपके अंदर, या वो डेली आपके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें वो डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको डेली रूटीन्स में डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये बंदे में थोड़ी चेंज आ रही है। खैर, तो पहला यू स्टार्ट विद द स्टिमुलस, आया पॉज, ठीक है, और उस पॉज का बड़ा टेस्ट होता है, उसमें बहुत एनर्जी लगती है, राइट। अच्छा, वो देखिए ये इवॉल्व कर रहा है, ये जो सुपर एम्पैथ है, या शुरू में वो ट्राई करता है पॉज करने की, या फिर वहां से ज्यादा वो फेल हो जाता है। वो फिर कहता है, ओ यार क्यों रिस्पॉन्स दे दिया, क्यों रिएक्शन दे दिया, रिस्पॉन्स रिएक्शन दे दिया। फिर दोबारा वो लर्न करता है कि नहीं अब नहीं देना, वो नई किसी टेक्निक से आता है। पहले डायरेक्ट, फिर ट्रायंगुलेशन, फिर आप ह्यूवरिंग, फिर वो फ्लाइंग मंकी भेजता है। ठीक है, फ्लाइंग मंकी होता है ना कि कोई तीसरा बंदा जो कॉमन नोन है उसके थ्रू कोई रिमोट कंट्रोल, फ्लाइंग कंट्रोल, हाँ, फ्लाइंग मंकी अगर फर्ज करें, वो जो आपका ये नार्सिसिस्ट है उससे आइडिया हो रहा है कि डायरेक्ट ना इसने बड़ा पॉज देना शुरू कर दिया, मुझे ये समझ गया, तो मैं कोई तीसरा बंदा भेजूं जो इसका नोन है, जिससे ये अटैच्ड है, वो इसको ऐसा कोई स्टिमुलस दे दे जिससे ये एकदम तिलमिलाउट है। ये फ्लाइंग मंकी, हुवरिंग होती है, फ्लाइंग मंकी भेजे जाते हैं, ठीक है, बड़ी एक इनकी टेक्निक होती है। ठीक है, तो वो फिर आपने क्या होता है कि उस पॉज को इंटरनलाइज करना होता है, ठीक है, कि आपने बॉटल अप नहीं होना। शुरू में क्या होता है कि जो सुपर एम्पैथ है वो पॉज कर करके वो समझ रहा होता है कि मैं पॉज कर रहा हूं और मैं रिएक्शन नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन वो अंदर जमा होता जाता है, राइट, अभी तो इवॉल्व कर रहा है ना बेचारा, या और फिर कोई हफ्ते डेढ़ के बाद एकदम फिर बस्ट हो जाता है। राइट, यहाँ पे उसको चिल है, या पॉज कर रहा है ना, या कोई नहीं, 4 दिन बाद रिस्पॉन्स ले लूंगा, या 5 दिन बाद रिस्पॉन्स ले लूंगा, या वो आहिस्ता आहिस्ता हिट, वो आपने कोशिश की, फिर फेल हुए, फिर ट्राई की, फिर फेल हुए, ये करते करते ना फिर एक पैटर्न डेवलप होने लग जाता है, ठीक है, कि मैं इंटरनलाइज कर रहा था तो इसलिए मैं अगले दफा पॉज नहीं ले सका और मैंने रिएक्शन दे दिया। तो फिर वो पॉज ले लेके ना वो सर्किट अंदर डेवलप पॉज के स्ट्रांग होने लग जाते हैं, जैसे आप वो न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है, न्यूरोजेनेसिस को पक्के बताते सर्किट हैं, बनने लग जाते हैं। राइट। आफ्टर गेटिंग टू नो कि कौन सी टेक्निक्स हेल्प आउट कर सकती हैं एक नार्सिसिस्टिक एब्यूसिव पर्सन के साथ रहते हुए, व्हाट डू यू थिंक कि एक इंसान, कुछ लोग साथ रह लेते हैं या कुछ लोग इवॉल्व कर लेते हैं या कुछ लोग मूव आउट कर जाते हैं, तो क्या स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए एक इंसान को, या क्या डिसाइडिंग फोर्स होनी चाहिए कि दे शुड कंटिन्यू लिविंग विद दिस पर्सन और डिसकंटिन्यू लिविंग विद दिस पर्सन? बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है आपका, जी जी, ठीक है।
इसमें जो टेक्निक्स हैं वो तो मैंने आपको पॉज के बारे में बताया। उस पॉज में बिल्कुल। क्या क्या आता है कि आपने कोई आर्गुमेंट में नहीं जाना, ठीक है। ठीक है। आपको ऐसी बेट्स आएंगी जो आपका दिल कर रहा होगा कि ये तो बड़ा क्लियर कट है, इसकी तो मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, ठीक ऑल है। इन माय हैंड। राइट। वहां पे आपने अपने आप को रोकना है। ओके। फिर एक होता है कि आपने बाउंड्रीज को बड़ा, ये सारा पॉज जो है ना आपकी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता ठीक है। है। तो इसमें आपने बाउंड्रीज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देनी है अपनी। Right. उनको प्रेफरेंस तब देंगे जब आप आइडेंटिफाई करेंगे। परफेक्ट। अपनी बाउंड्रीज को आपने बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई करना है ठीक है। कि ये मेरी बाउंड्री है बस, ठीक है। ठीक है ना, इससे है। आगे नहीं, ओके। ठीक है। तो उसमें है कि आप इमोशनल रिस्पॉन्सेज आपकी, इसमें आपकी अपनी सेल्फ इनर डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। जिसमें आपने अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करना होता है। परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आपको मिसनॉमर भी है इसमें, एक मिसकॉन्सेप्शन है कि डार्क एम्पैथ का एक वर्ड यूज किया जाता है इसमें। ठीक है। ये क्या जहां है? तक मैंने जो स्टडी किया है, अच्छा डार्क एम्पैथ, इसका जो नाम से ही पता चल रहा है कि ये Yeah. कोई डार्कनेस की तरफ जा रहा है, Yeah, कोई इतनी अच्छी exactly. बात नहीं है। अच्छा, डार्क एम्पैथ होता है कि वो इट्स एक्चुअली, जिसको लोग एंड समझ रहे होते हैं, एक्चुअली वो सुपर एम्पैथ की जो इवॉल्व कर होता है, ये इन बिटवीन एक स्टेज आती है। ठीक है। अगर आप वहीं पर रुक गए तो अब डार्क एम्पैथ क्या कर रहा होता है, वो अंडरकवर नार्सिसिस्ट बन जाता है। अच्छा। जी, यानी उसको एक जो अपना नई स्किल उसके अंदर आई होती है कि अब तो मैं इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है। अब मुझे कोई इस तरह की जो बेट आ रही है या कोई इमोशनल आउटबस्ट आ रहा है तो मैं उसको बड़ा अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा ना गरूर आने लग जाता है ओह। और थोड़ा उसके अंदर रिजेंटमेंट भी होती है और थोड़ा सा बदले की, जिसे कहते हैं ना, भावना भी आ जाती है कि ओके। अच्छा इसने मुझे, मेरे साथ इतना मेरा रगड़ा लगाया, हुन वेख, हुन मैं करदा किया। ओके। वो फिर कुछ ऐसे भी एक्शन करने लग जाता है कि एक तो है ना कि आप जब किसी फोर्ट में रह रहे हो तो यू जस्ट हैव टू रिमेन देयर, यस, कि यू नो दैट योर बाउंड्रीज आर स्ट्रांग इनफ। या वो क्या करता है, जब वो सिक्योर अंदर फील कर रहा होता है, उसे पता होता है कि अब मेरे साथ कुछ नहीं होता, तो वो बाहर निकल के छेड़खानी करता है, कुछ ऐसे एक्शन करता है कि जिसमें, क्योंकि उसने पैटर्न तो समझ लिए होते हैं कि Yes. इस जगह अगर मैं ये काम करूंगा या तो इसके तो तिली लग जाएगी, आग लग जाएगी। या तो वो बड़ा मीसना होके वो एक्शन करता है, जो कि आई डोंट कंसिडर इट राइट थिंग टू डू। ठीक है। कि आप ठीक है। एक दूसरे ह्यूमन, यू आर टॉकिंग अबाउट डार्क एम्पैथ। डार्क एम्पैथ, ठीक है। ठीक है ना, वो वैसे ही कुछ चीजें कि अच्छा इस, अब उसको पता होता है कि यहाँ से इसके इमोशंस कहाँ से, यहाँ इसको कहाँ से आग लगती है। ओके। एक तो आपने रिएक्शन नहीं दिया, उसको ऑलरेडी लगी हुई है। राइट। आप फिर कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, जैसे ये बहुत एनवियस होते हैं, ठीक है, जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, नार्सिसिस्ट। तो आप कोई ऐसी बात कर रहे हो कि कोई आप जान के ना कोई कंपैरिजन डाल दिया, किसने, डार्क एम्पैथ, ताकि इससे ये सड़े, क्योंकि वो उनसे नहीं बर्दाश्त होती, वो इनसिक्योरिटी और उनकी कोर जो है ना और शोर मचाने लग जाती है। ठीक है। तो इन डार्क एम्पैथ को ना इसके थोड़े से मजे लग जाते हैं। राइट। एक नया स्किल उसने सीखा होता है। ठीक है। तो लेकिन पता क्या, इसमें अगर डार्क एम्पैथ को देखा जाए ना, तो उसके अंदर एक अनरेस्ट होता है। दो एंजाइटीज उसके अंदर आ रही हैं। एक तो मुसलसल वो विजिलेंट है कि यहां से जो सप्लाई आ रही है, जो उसको, वो एक तो उसको वो जज करता रहता है हर वक्त कि अब ये वाला एक्शन आज ये किया, कल ये, उसको प्रिडिक्ट करने लग जाता है। उसको पता चल जाता है कि आज ये मैंने यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया था, अगले दिन ट्रायंगुलेशन आ जाएगी, ठीक है, अगले दिन जो है वो कोई फ्लाइंग मंकी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सारी चीजों को रट्टा लगा लेता है ना, एक होता है रट्टा लगाना, एक होता है समझना। अब मैं आपको बताऊंगा कि फर्क क्या होता है। डार्क एम्पैथ ने अभी सिर्फ रट्टे लगाए होते हैं इन सारी चीजों, राइट, और उनको फिर एक्सप्लॉइट करने लग जाता है, राइट, ठीक है। तो उससे क्या, एक डबल एंजाइटी क्या होती है, एक तो एक देखे ना मेंटल एनर्जी उनकी लग रही है
कि जब वो एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा है उसे, राइट, ठीक है, प्रिडिक्ट करने के भी काबिल होता है, उसे पता बिल्कुल। होता है अगला एक्शन क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल मुसलसल उसका दिमाग उसी में लगे कि आज ये रिएक्शन है, कल ये आएगा। बिल्कुल एक तो ये उसकी बिला वजह एक न्यूरोनल आपने एक्टिविटी डाली हुई है। बिल्कुल दूसरा, जब वो आता है तो फिर अब मैं ये करूंगा, दो चीजों का उसका माइंड जो है ना वो प्रोसेसिंग में डल जाता है। ठीक है, ठीक अपने है, आप को वो डबल किस्म की एक एंजाइटी में उसने में डाला देता होता है, ठीक है। तो इसलिए ये आई वुड नॉट से कि इट इज द टू बिकम डार्क एम्पैथ इज द एंड ऑफ योर evolution as the super empath. Yes. No. Yeah. Then comes a point. और बड़ा इम्पोर्टेंट जैसे वो है आप कि मुझसे प्री डिस्कशन में, ये पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग से पहले आप हाँ। मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे कि सेल्फ एनाहिलेशन जो होती है, ठीक है, वो डार्क एम्पैथ की स्टॉप हो जाती है वहां पे अगर वो इवॉल्व ना करे। ये आप मुझे बता रहे थे, बिल्कुल। का एक ईगो डेवलप हो जाती है, एक उसमें किबर आ जाता है, एक गरूर आ जाता है कि मैं तो बड़ी एक शेफ बन गया, मैं इतने अरसे मेरे रगड़े लगे और अब मैं तो किसी के हाथ ही नहीं चढ़ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा शैतानी, गरूर तो शैतान की सिफत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो जब उसके अंदर आता है तो फिर मैं ये कह रहा था कि ये पीरियड जितना छोटा हो बीइंग डार्क एम्पैथ उतना ही बेहतर है आपको कंप्लीट इवॉल्व करने का, फॉर अ ह्यूमन बीइंग, फॉर अ सुपर एम्पैथ जो पास्ट का सुपर एम्पैथ था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आपका अगर इसको एंड समझोगे तो ये एक अच्छा एंड नहीं है। ठीक है, यू मे बी एंड अप वेल एस्टेब्लिश्ड नार्सिसिस्ट दूसरों के लिए, उसके लिए भी, तो दैट इज नॉट, ये तो उसने एक तरह समझे नार्सिसिस्ट की कामयाबी हो गई कि उसने दूसरे में अपने आपको कॉपी पेस्ट कर दिया। राइट, इसीलिए डॉक्टर हसन, जो हमारे रिलीजन के अंदर या वैसे भी कहा जाता है, कंपनी मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल, दैट इज यहाँ पे ये हो सकता है कि आप एक ऐसी नेगेटिव एनवायरनमेंट, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर आप रह रहे हो तो फिर थोड़ी सी टॉक्सिसिटी आपके अंदर भी आ जाती है। अब समझे कि ये जो रास्ता चल रहे हैं इस पे फिर एक ना आपका क्रॉस रोड आती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको बता रही है या तो तुम इसी डार्क एम्पैथ के रास्ते पे चलते रहो, राइट, वो इट्स नॉट अ गुड थिंग, वो शैतानी रास्ता है, राइट। फिर आप जब इनर रिफ्लेक्ट करते हो ना अपने आप को, कि वो खुद ब खुद आपको ना, जैसे सोल आपको बताती है कि नहीं भाई ये तू जो एक तुम्हें रिजल्ट मिलना था मिल गया, बट दिस इज नॉट योर डेस्टिनेशन, राइट। फिर आप आउटवर्ड देखने बंद कर देते हो, राइट। आपको चीजें पता होती है ना, पहले लगे हुए थे डार्क एम्पैथ के रट्टे लगे हुए थे, ए के बाद बी आता है, वो अब उसको कॉन्सेप्ट आने लग जाता है कि गलती थी किधर, वो अपने आप को कटहरे में खड़ा कर लेता है। So basically you are coming in spiritual awakening and spiritual exploration. Spiritual exploration. Yeah. तो वो फिर जब अपने, अब वो कहता है कि जो भी था, अब ये ओरिजिनल जो आप इवॉल्व कर रहा है, स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड, नॉट द डार्क एम्पैथ। ठीक है, बीच में जोन आ गया, ठीक है, उसने उसको रियलाइज कर लिया अपनी इंटेलेक्ट की वजह से। तो वो फिर जब उसको रियलाइज करता है कि देयर इज समथिंग स्टिल रॉन्ग विद मी नाउ, मैं अपने आप को तो देखूं, वो फिर अपने आप को स्टडी करता है कि मैं सुपर एम्पैथ क्यों बना था। वो पूरा अपनी पैदाइश से लेके क्या क्या चीजें हुई वो फिर बाहर किसी को नहीं देख रहा। लेकिन डॉक्टर सिर्फ मेरा क्वेश्चन है कि वो किसी पे ब्लेम शिफ्टिंग नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि उसने ब्लेम शिफ्टिंग अपने ऊपर होती देखी है। उसको रियलाइज होता है कि अगर मैं यहाँ पर दूसरे पे ही डालता रहूंगा तो मेरे साथ भी यही होता रहा, मैंने क्या चेंज लिया। ठीक है, पहले मेरे साथ हो रहा था, मैं दूसरे के साथ कर रहा हूँ कि भाई बाहर सब बुरा है, मैं तो बहुत कोई दूध का धुला हूँ। ठीक है, तो वो इस तरह उसकी अवेयरनेस आती है, वो अपने आप को कटहरे में रख लेता है। फिर एक स्टेज आती है, आपको लाइट नजर आती है। राइट। वो आपकी रूह का रोल होता है उसमें, जैसे आपने बताया कि रूह सिग्नल देना आपको बंद नहीं करती। एग्जैक्टली। जो भी हो, नफ्स के जिस लेवल पे भी हो, आप में बेशक
थोड़ा गरूर आ गया है, वो रूह का होता है कि इतनी तूने मेहनत की, yes, इतना yes. तेरे रब ने तेरे Yeah. पे एहसान किया, तुझे Yeah. नॉलेज दिया, Yeah, तुझे अकल दी, Yeah. इल्म दिया, yeah, तो अब तू सही रास्ते पे है, वो एक सिग्नल आता है। yeah. फिर आप नहीं देखते बाहर कौन है। बिल्कुल, आपकी इसी बात से जो है ना, वो मैं एक इसमें रिलेटेड टू माय डोमेन वो मैं ऐड करना जी चाहूँगी, बिल्कुल। और वो ये है कि आपको सबसे पहले डॉक्टर हसन खुद को माफ़ करना पड़ता है अगले को माफ़ करने से पहले। जब आप खुद को माफ़ करते हैं, आप अपने आप को यूं सामने बैठाते हैं, अपना पूरा एनालिसिस करते हैं, आप ये पूछते हैं, जैसे स्टार्ट में मैंने बात की थी कि व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई इट्स हैपनिंग एंड व्हाई इट केप्ट ऑन हैपनिंग। ठीक है, तो उसमें बेसिकली व्हाट यू डू इज दैट यू डू योर सेल्फ कैथारसिस एंड यू लर्न टू सिट विद साइलेंस। और साइलेंस इज डिफरेंट फ्रॉम लोनलीनेस, राइट? जब आप साइलेंस में बैठते हैं, आप सॉलिट्यूड में बैठते हैं, तो फिर आप कहाँ कनेक्ट करते हैं? फिर आप अपने क्रिएटर से कनेक्ट करते हैं। उसमें फिर ये होता है कि जब आप इनके मैनिपुलेशन से जब आप निकल रहे होते हैं, सेल्फ इवॉल्व कर रहे होते हैं, तो क्या टेक्निक्स वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं? लेट्स से आप जर्नलिंग करते हैं, आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं कि ओके मेरे ये शौक थे, लेट्स गो बाय इट। आप अपने शौकों को एक्सप्लोर करते हैं, देन फिर आप अपने पुराने सर्कल से कनेक्ट करते हैं, अपनी फैमिली से रेजोनेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे आपने बताया कि एक फीमेल नार्सिसिस्ट कैसे आपकी एनर्जी को निकाल लेते हैं, और चूंकि हम एक ऐसे माशरे में ऑपरेट कर रहे हैं जो साउथ एशियन माशरा है, ठीक है, यहाँ पे सारी जिम्मेदारी मर्द के ऊपर कमाने की होती है और खवातीन नॉर्मली घर बैठी हुई होती है, तो वो उनके ऊपर अपना एक जैसे कहते हैं कंट्रोल क्रिएट करने के लिए अक्सर फीमेल नार्सिसिस्टिक एट टाइम्स होती हैं, क्योंकि उनके घर वाले भी को दबा के रखी, मतलब यूं करके रखना, ठीक है ना, उसमें वो सारी प्रैक्टिसेस वो करती जाती हैं। इतना इंटरेस्टिंग आपने इस सारी चीज को एक्सप्लेन किया, एंड इट माइट हैव रेजोनेटेड विद अ लॉट ऑफ मेल कम्युनिटी एंड मेल लिसनर्स के एट टाइम्स आपको समझ ही नहीं आती कि ये खुशी नहीं होती, मैं जो मर्जी कर लूं ये खुशी नहीं होती, देयर इज नो एंड। इसको खुश करने की लूप में आप सारी जिंदगी में आप फंसे हुए हैं। आप फॉर इंस्टेंस आप घर, मतलब एक पॉजिटिव, हर मेल एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए आना चाहता है, लेकिन वहां उनको वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती, और एग्जैक्टली लोनलीनेस आपको फील होती है। तो इसमें मैं जैसे आपको बता रही थी कि जर्नलिंग आप कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को आप टच करते हैं, यहाँ पे आप अपने लाइक माइंडेड लोगों से आप कनेक्ट करते हैं, फिर आप सॉलिट्यूड में बैठते हैं, फिर आप रब से कनेक्ट करते हैं, फिर आप बहुत सारी चीजें अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्ट ऐसे करते हैं कि मैं क्या क्या बर्दाश्त कर गया, मतलब कि मैंने क्या क्या सह गया, या क्या क्या फॉर इंस्टेंस, क्योंकि ये थोड़ा सा जरा मेल ड्रिवन हमारा पॉडकास्ट का एपिसोड है, कि मैंने अपने साथ ये सब चीजें होने दी। तो फर्स्ट आपको खुद को माफ करना पड़ेगा। सेकेंडली जब आप खुद को माफ करेंगे और सेल्फ एनालिसिस की तरफ आप जाएंगे, अपनी खुदी को आप फना करने की तरफ जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अगले बंदे को भी माफ कर देंगे। जब तक आपने अगले बंदे को, डॉक्टर हसन, यहाँ माफ नहीं करना अपने अब्यूजर को, ठीक है, तो तब तक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकती सही तरीके से। और बिल्कुल आपने सही कहा, उसमें पहला स्टेप जब ये आप आम माफी शुरू हो जाती है। Yes. पहले जब आपको जो मैंने कनेक्शन बताया कि सोल जब सिग्नल देती है, उसके बाद आपके अंदर चेंज एक आती है, उसमें फिर आप अपने आप को पहले बाहर देखना बंद कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको उस बाउंड्रीज रखते हुए आप बिल्कुल अपने अंदर झांक रहे होते हो कि मैंने क्या कमी की। आप अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हो, ये तो मेरा फॉल्ट था, ये उसने तो वो करना था, ये मेरा। जब आप अपने आप के फॉल्ट को रियलाइज करते हो,
right. कि यहाँ मेरी कमजोरी थी, Yeah, यहाँ yeah. ये मुझे Yeah, ये सही नहीं किया था Yeah, मैंने, यहाँ yeah. मैंने उसको पूरा Yeah. खोल के अपना चांस दे दिया था, yeah, yeah, ओपन उसको जो है ना फुल टॉस दी थी कि छक्का मारो, yeah. तो मेरी गलती थी ना। तो फिर आप अपने आप को ब्लेम करते हो, फिर उसके बाद अपने आप को माफ करते हो। बिल्कुल Yeah, सही बात। बिल्कुल जब आप अपने आप को माफ कर देते हो ना, फिर आपको कोई बुरा लगता ही नहीं है। एग्जैक्टली जब बिल्कुल अपने अंदर की बुराई को सामने लाके, यानी कमियों को, yeah, खामियों yeah, को yeah, yeah, आप उसको रियलाइज करके खुद yeah, yeah, और आप कहते हो कि ये थी, थोड़ा से नादिम भी होते हो, उसको कहते हो, देखे ना, वो फिर सोल कनेक्शन होता है। exactly, वो दो ऑब्जर्वर्स होते हैं, Yes, उसमें दो yes. चीजें आ जाती Right, हैं, आप right. और आपकी सोल। आप और आपकी सोल, ठीक है ना, सोल आपको बता रही होती है कि यह, वो तो स्टेट होती है ना, वो तो बड़ी एक ऊपर की चीज होती है, कॉन्शियसनेस तो आप, हाँ कॉन्शियसनेस, और जो सोल वो नहीं देखती कि उसकी गलती थी, वो कहती है Yeah. खुद पहले झांको, खुद अपने आप को देखो। एब्सोल्युटली वो आप अपने आप को सारी चीजें रियलाइज करके माफ करते हो, और उसके बाद कहते हैं यार जो आए मैं उसको माफ करूं, यस तसल्ली मिलती है। यस उसके बाद आपने जर्नलिंग की बात की, बिल्कुल। जब इस लेवल पे आ जाते हो ना, फिर रब की एक क्वालिटी, रब क्रिएटर, बिल्कुल बिल्कुल वो आपके अंदर आती है। बिल्कुल देखे ना, हम अब रब की कितनी बिल्कुल, क्वालिटीज बिल्कुल, को हम बिल्कुल, एग्जीक्यूट करते हैं, वो absolutely. राज़े कि हमने अपनी कोई रखा बिल्कुल हुआ है, उसको बिल्कुल रिस्क दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो क्रिएटिविटी आती है, और जब वो डीप क्रिएटिविटी आपके अंदर आती है, तो आपको पता है कि जब आप एक क्रिएटिव मूड में होते हो ना, तो आपके अना और जो है ना वो धंसती जाती है, वो नीचे चली जाती है, और आपको, आप यकीन करें, ना टाइम का पता चलता है, ना आपको पता चलता है मैं किधर बैठा हूं। वो आप सोल के साथ, थोड़ा ना सोल का रिफ्लेक्शन आने लग जाता है आपके नफ्स के ऊपर, आप पे, राइट या क्योंकि बीच की जो अना थी ना, या वो क्रिएटिविटी के दौरान, पता नहीं कोई क्वांटम इसको एक्सप्लेन कर सकती है, राइट सिर्फ राइट कि वो कुछ ऐसे फेज में जाते हो कि टाइम फ्लाइज, पता ही नहीं चलता टाइम का, डायलेशन ऑफ, और फिर आपकी क्रिएटिविटी सामने आती है। आप कोई ऐसा, मतलब कोई प्रोडक्ट बनाते हो, आपकी जो भी शौक इंसान का हो, जो शुरू से इन बॉर्न क्रिएटिव अगर बंदा था, वो बड़ा आसानी हो जाती है उसको इवॉल्व करने में, स्पिरिचुअली इवॉल्व करने में। राइट राइट तो इस तरह जब आप, फिर आप ना जो माफ कर चुके हो ना जब जिसको दिल से, तो फिर वो आपको कहीं से भी इरिटेट नहीं करता। कोई वो चीज भी कर रहा है ना, आपको फिर ना अपनी बाउंड्रीज तो रहती हैं, ठीक है, इतनी फिक्र नहीं रहती हर वक्त आपको, मैंने अपनी बाउंड्रीज बचा के रखती हैं। आपका जब सोल का हिसार आ जाता है आपके गिर्द, तो फिर ये दुनियावी बाउंड्रीज कितने माने रह नहीं जाते। समझ रहे मेरी बात? बाउंड्रीज तो हमने एक इल्म के मुताबिक ये रिएक्शन नहीं देना और ये नहीं करना, ये तुम्हारी बाउंड्री, ये जब सोल के हिसार में आ जाते हो ना आप, फिर वो बाउंड्रीज जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कभी आप लो भी कर देते हो, टेंशन कोई नहीं आप। तो अब इस वक्त जब आप स्पिरिचुअली इवॉल्व कर रहे होते हो, फिर आपको नई नई चीजों की तरफ जाते हो, एक क्रिएटिविटी की दूसरी पे आप गए, आपको ना एक क्रिएटिविटी की आपको एक सॉर्ट ऑफ आदत पड़ जाती है, क्योंकि उसमें इतना मजा आता है उस चीज में कि आप कहते हैं जस्ट वो बंदा सोचता है कि क्योंकि रब का एक सिफ्त है ना, तो उसमें तो आपको कोई टेंशन तो नहीं हो सकती है वो, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो ये इस तरह फाइनली आप जब इवॉल्व कर जाते हो, तो उसके बाद फिर और कनेक्शन बनने लग जाते हैं। बहुत ही आपका इंसाइटफुल डायग्नोस्टिक किस्म का जो है वो एक नार्सिस्टिक का पर्सनैलिटी का हुआ, और specifically, like, you know, we could say that it was a diagnostic narcissistic, surgically, you know, you put them, and a female narcissistic. तो और जिस तरह एक सुपर एम्पैथ को आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। पहले मैं मजीद कुछ चीजें, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी। तो जैसे कि मैंने डिस्क्लेमर दिया कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो अगर इस असल में इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो ठीक है, अगर वो इस फीलिंग्स में नहीं है तो हाँ, उनको कोई किसी और तरफ हम नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई एक चीज़ होती है
एक टर्मिनोलॉजी है फर्स्ट इंप्रेशन बायस। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब किसी नए बंदे से मिलते हैं, अब मैं नए बंदे से मिलने की बात क्यों कर रहा हूँ कि फर्ज करें हमारी पॉडकास्ट के बाद अगले दिन किसी ने अपनी फियांसे से मिलना है, सही बात है, ठीक है, पहली दफा, ठीक है, और हमने अगर उसको फीड कर दिया यहाँ पर सोचे और वो उससे बात कर रहा है और हमारा पॉडकास्ट उसके दिमाग में इतना चला गया है कि उसको उसकी हर हरकत लग रही है, यार ये कहीं फ्यूचर में नार्सिसिस्ट ना निकल आए। तो इस टर्मिनोलॉजी को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जो मैंने बात की थी फर्स्ट इंप्रेशन बायस। ठीक है। अब जब आप किसी से मिलते हैं ना, तो आपका ब्रेन जो इंफॉर्मेशन गैदर करता है, विजुअल इंफॉर्मेशन है, उसके बात करने का तरीका, उसके कोई जेस्चर्स हैं, कोई एक्शंस हैं, तो वो एक पूरा एक जो इनपुट आता है उससे उसका ना एक पर्सनालिटी मॉडल बना लेता है। एग्जैक्टली, या ठीक है, दैट्स ट्रू, या। और हम बहुत कॉमन है, हम किसी नए बंदे से मिलके 5 मिनट बात करें तो हम समझते हैं मैं तो उसको जान गया हूँ, बिल्कुल, ये जो बड़ा बेईमान है, बिल्कुल, ये बड़ा तेज है, ठीक है, वो एक इनिशियल परसेप्शन होती है और एक पर्सनैलिटी मॉडल बन जाता है। यस, यू आर राइट, होता है ऐसे होता है ना। यस यस। तो वो क्यों होता है, हम देखते हैं वो क्यों होता है। ब्रेन के अंदर ज्यादा इसमें न्यूरो साइंसेस नहीं है, ठीक है, मैं आपको इसके ना एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फर्ज करें आपके भाई ने एक किसी जगह घर लिया किराए पे, ठीक है, उस मोहल्ले का नाम है ठगपुरा, राइट, मोहल्ले का नाम है ठगपुरा, ठीक है ना। ओके। अब जो आप दूसरा बंदा है वो कहेगा यार किस जगह घर ले लिया तुम, एक बायस बन गया ना उसके नाम से, बिल्कुल, नाम से बायस बन गया, ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा, अब वो जब उसको छोड़ के सामान शिफ्ट करके वापस जा रहा है तो देखता है एक बंदा किसी घर से ना बड़े आराम से निकल रहा है, वो कहता है लो मारे गए, ये किस जगह इसने घर ले लिया। 2 परसेप्शंस आ गई उसके पास, ठीक है ना। अब उसके दिमाग ने एक उस एरिया का मॉडल बना दिया कि यार ये तो गया काम से, मेरा भाई जो है ना अब तो इसका कोई डकैती होगी इसके घर, ये लुटा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब उसका दिमाग वेट कर रहा है कि ऐसा कोई इवेंट होगा जो मैंने मॉडल बनाया है ब्रेन ने उसको जस्टिफाई करेगा। अच्छा, अब दिमाग के अंदर जो है ना इस मॉडल को आपने कैसे लेना है, जब ब्रेन जो होता है ना वो कोशिश करता है कि यार विदाउट एनर्जी ना काम बन जाए, तुमने ये मॉडल स्टार्ट में बना दिया, अब इसी पे चलो, ठीक है। अब वो एक समझे कि लॉयर एक ऐसा लॉयर है जिसने केस जीतना ही जीतना है, चाहे वो किसी ने कत्ल किया उसे बेकसूर साबित करवाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि काफी दिन गुजर गए और वो कहते हैं हाँ भाई कैसा चल रहा है, कहता है बड़ा जबरदस्त चल रहा है, बड़े अच्छे मुझे नेबर्स मिल गए हैं और बड़ा मैं ग्रो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली है, बड़ी बिक्री हो रही है। अब उसके जो ब्रेन ने एक ना मॉडल बनाया, वो कहेगा नहीं ये लगता है ये ठगी लोग हैं सारे ना, इसको शुरू में ऐसे दिखा रहे हैं कि हम बड़े अच्छे हैं। ब्रेन क्या कर रहा है ज्यादती कि अगर 10 में से 2 स्टिमुलस ऐसे हैं जो उसके ब्रेन की जो उसकी एक इनिशियल मॉडल को जस्टिफाई कर रहे हैं, उनको परसीव कर लेगा, वो कहेगा ये सही है। 8 ऐसे आ रहे हैं कि वो ग्रो कर रहा है, उसकी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, यार ये तो वैसे ही है, ये जो लगता है ये लोग इधर सिर्फ इसको ना इसका कॉन्फिडेंस गेन करें, इसको ना एकदम लूटेंगे। नहीं तो ये अब है फर्स्ट इंप्रेशन बायस, ये फर्स्ट इंप्रेशन बायस। तो परसेप्शनल बायस क्या है फिर? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने कर दिया। अच्छा, परसेप्शनल बायस ऐसे होता है कि आपने फर्स्ट करें 2 केमिकल्स आपने देखे ए और बी, ठीक है, मैं इसका बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूं ताकि इस परसेप्शनल बायस को लोग समझ जाए। ये हुआ कि बचपन में आप एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपकी टीचर एक्सपेरिमेंट कर रही है, ठीक है, उसने देखा ए और बी टीचर ने मिलाया तो धमाका हो गया, ठीक है, टीचर भी सफर किया, इसको भी चोटें लगी, सारी उम्र को इसका धब्बा पड़ गया और वो सारी उम्र अब उसके ब्रेन ने लॉक कर दिया कि व्हेनेवर ए एंड बी आर पुट टुगेदर देयर इज अ ब्लास्ट, ठीक है ना, ठीक है। अब उसको ये नहीं पता ना, वो उस पर कन्विंस हो कि टीचर की गलती थी कि
ए और बी साथ साथ हो सकते हैं अगर इनको मॉइस्ट रखो या इनको वो कंडीशन दे के मिलाओ तो ये इफेक्टिव भी हो सकते हैं। एक गलती की वजह से उसने अब एक उसके ब्रेन ने एक पैटर्न लॉक कर लिया, अमिगडाला ने कहा ये तो तुमने जहां ए और बी को देखो दौड़ लगा के भाग जाओ, क्योंकि इन्होंने जब भी मिलना धमाका होना। ठीक है, अब वो बच्ची बड़ी हुई, ठीक है, वो देखा उसका कोई हस्बैंड जो है ना वो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करने लगा है, तो उसने तो कहा ये तो क्या कर रहा है, ये तो बेशक वो सही लाइन पे कर रहा हो, उसको क्या तो एक्सपेरिमेंट से आपका क्या मतलब है कि ए और बी को ए और बी जरा थोड़ा सा जरा इसको इलेबोरेट करें। अच्छा, ए और बी तो मैंने एक एग्जांपल थी ना कि आम बच्चा भी समझ जाए कि ए और बी कोई केमिकल्स हैं दो, उनको एक खास तरीके से मिलाओ तो बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है, लेकिन अगर आपने कोई स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं रखी तो वो आपस में लेंगे धमाका हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो उस बच्ची ने अपने बचपन में ऑब्जर्व किया कि ए और बी मिले और धमाका हो गया, ठीक है, अब उसने आगे नहीं देखना कि उसने कोई गलती की, अब उसके दिमाग में एक बायस बन गया है, वो ए और बी को परसीव किया है व्हेनेवर यू सी ए एंड बी टुगेदर, ओह जस्ट रन अवे फ्रॉम देयर। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? ठीक है। और फिर वो बड़ी इसी तरह देखा कि बाद में भी अगर ए और बी कहीं भी उसको मिलते नजर आएंगे ना तो वो कहेगा ये तो धमाका होगा। अब आपको जिस तरह आपने कहा था कि मुझे जरा नॉर्मल लाइफ में देखिए एवरीडे एग्जांपल से, एवरीडे एग्जांपल, और बड़ी एक ना आजकल बड़ा सा मतलब इतना अनकंफर्टेबल सा टॉपिक है इनफिडेलिटी। ठीक है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बिल्कुल बड़ा कॉमन है। अच्छा, वही अब जो बच्ची ने एक्सपेरिमेंट को अब मैं कोरिलेट करूंगा। ठीक है, ठीक है, कि उसके लिए ए और बी क्या था कि उसने अपने फादर को देखा कि किसी तीसरी औरत से अफेयर हुआ, शादी कर ली और डिवोर्स हो गई और इसने सफर किया। ठीक है, अब ये पैटर्न उसके दिमाग में नक्श हो कि जहां कहीं कोई बंदा शादीशुदा किसी दूसरी औरत से बात करेगा ये धमाका ही है, क्योंकि उसने ये ऑब्जर्व किया ना अपनी लाइफ में। ठीक है, ठीक है। अब वो बड़ी होती है, उसकी शादी होती है, वो देखता है उसका शौहर भी किसी बी के साथ, वो भी एक धमाका कर देती कि ये उसका सर्वाइवल मोड जाग उठेगा। ये परसेप्शन, क्योंकि उसने परसीव अपनी जिंदगी में ऐसे ही किया था, वो कभी नहीं कन्विंस होगी कि भाई ये बहुत इफेक्टिव भी हो सकते हैं अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड कंडीशंस, टेम्परेचर जो भी आप उसको बरूए कार लाएं। तो उसने देखा, अब वो जो बच्चे देख रहे हैं वो भी कहेंगे नहीं ये ए और बी का मिलना तो इट्स ऑलवेज अ ब्लास्ट। अब वो किसी भी मतलब फर्ज करें अगर अपने किसी कलीग को देखती है वो, ठीक है, उसकी बीवी का पता है उसको अपने कलीग का, वो बेशक अपनी और उसकी बहन को नहीं जानती वो, लेकिन डॉक्टर सर इसमें देखिए, इसमें ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना कि लेट्स अज्यूम यू हैव लिव्ड विद योर स्पाउस, या आप उस बंदे को जानते हैं या आप इतना जानते ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि ये बंदा सिंसियर है कि नहीं है। ये तो एक नॉर्मल ट्रस्ट इश्यूज भी तो हो सकते हैं ना। यही इशू, ट्रस्ट इशू, वही तो मैं एक्सप्लेन किया आपको कि वो क्रिएट कैसे हुए। और फॉर इंस्टेंस कि वो बंदा हो ही ऐसा, वो तो एक अलग बात हो जाएगी, वो हो सकता है वो ऐसा हो भी और नहीं भी, ये नहीं मैं कह रहा कि वो दूध का धुला होगा। धमाका हो भी सकता है अगर प्रॉपरली उसे एग्जीक्यूट करे तो नहीं होता, इफेक्टिव होता है। ठीक है, बात आपकी ठीक है कि सुपर पोजिशन कहते हैं ना, क्वांटम सुपर पोजिशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसके दिमाग में जो अब इमेज बन गया है वो कहती है 100% धमाका होगा। अब वो आके अपने कलीग को जानती है, उसकी बीवी को जानती है, इसने देखा कि अब उसकी बहन को नहीं जानती, अब वो रिलैक्स अपनी बहन के साथ बैठा हुआ है, वो कहे ओए ये तो गया। वो उसी जो उसका बचपन से जो एक धमाका हुआ था वो इतना ज्यादा उसके ब्रेन के ऊपर उसने पैटर्न बना दिए हैं, सर्किट्स बना दिए हैं कि अब उसे ए बी का मतलब है कि ओके परसेप्शन ए और बी खतरनाक है और इसका कॉग्निटिव बायस क्या होगा, ये मिलेंगे तो धमाका ही होगा। इसमें अब क्या देखो, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी, वो बंदा इट इज वेरी नॉर्मल टू हैव परसेप्शन बायस। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बंदे कि देखो अगर उसने ऑब्जर्व किया है अपनी जिंदगी में तो किसी का भी ऐसे बन जाता है। इससे ओवरकम करना असल जो आपकी हिम्मत है वो इससे ओवरकम करना, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी। अगर इसमें हम एग्जांपल दें, अब क्योंकि वो लॉयर बन गया है
उसी ए और बी को हर सूरत में उसके दिमाग में, जिसने ये ऑब्जर्व किया था बचपन में, उसने साबित करना है कि नहीं ये तो धमाका ही है। यहाँ पे अगर दिमाग को आप, इफ यू हैव अ बैलेंस्ड IQ एंड EQ, then you are capable of just putting your this बचपन की थॉट को एक कटहरे में खड़ा करो। अच्छा, इसमें बड़ा मेरा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि हम ऐसी कौन सी एबिलिटीज डेवलप करनी चाहिए कि आप अपने परसेप्शनल बायस को खत्म कर सकें। बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखें, हम एक्चुअली जब तक आउटवर्ड देखते रहेंगे ना, हमारा हर किसी का, मेरा भी आपका, हर का, हम उन औलिया के लेवल पे अभी नहीं पहुंचे। ठीक है। हम अपना इनर कोर जो है, जो अब आगे नेक्स्ट डिस्कस भी होगी, इनर कोर को देखने के लिए इंसान को बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि किसी की भी इनर कोर बचपन के एक्सपीरियंस सारा मिला के कोई दूध की धुली नहीं होती, सीधी सी बात। इनवर्ड डायरेक्ट अपने आप को, अपने जो टेलीस्कोप को ऐसे लगाने की जगह अगर आप माइक्रोस्कोप अंदर लगाएं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटल डिटर्मिनेशन, और फिर वहां पे ईगो आ जाती है सामने। ईगो कहती है चल परे, मुझे क्या देख रहा है, बाहर देख। बिल्कुल। तो ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि अगर आपने ये वाला जो बड़ा मुश्किल काम है, ब्रेन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। या तो आपका दो तरीके हैं इसके, या तो आपकी इंटेलेक्ट बड़ा बैलेंस हो, और जिसमें हमने जिक्र किया था माइंडफुलनेस, हमारा पिछला पॉडकास्ट, मेटाकॉग्निशन करने के काबिल हो। फिर आपको पता हो कि जो नफ्स का हमने जिक्र किया था कि पॉडकास्ट में, कि आप कॉन्शियस के किस लेवल पे इस वक्त मौजूद हैं। सेल्फ रियलाइजेशन करते जाएंगे अगर, तो यू कैन ओवरकम एनी सॉर्ट ऑफ बायस, वो फर्स्ट इंप्रेशन बायस हो, चाहे वो सिलेक्टिव परसेप्शन हो या परसेप्चुअल बायस हो। तो इसमें है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता, बहुत यानी एकदम ये काम नहीं होता, आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता इनवर्ड देखना है कि व्हाई मी, वो हुआ, लॉजिक थोड़ा सा लेके आए, वो तो एक इवेंट हो गया, क्या हर कोई इसी तरह का होगा? हाँ, हम जर्नलाइज तो नहीं कर सकते। वो बंदा जर्नलाइज कर देता है उस चीज को कि ऐसा मतलब, है तो हर जगह ऐसा ही हो। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, या व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप, या जो आपने देखा, वो आप शायद एज्यूम कर लेते हैं। हाँ, एज्यूम भी कर लेते हैं। जो आपने तरीका बताया उसमें कि आप अपने वो देखे ना, हम जब ग्रो कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ एक्सपीरियंस जॉय के भी होते हैं, बड़ा खुशी वाले भी होते हैं, और कुछ जगह ऐसे होता है कि आपकी बड़ा इमोशनल डिस्ट्रेस में भी आप चले जाते हो। हर बच्चे को ऐसी सराउंडिंग मिलती है, मिक्स सी सराउंडिंग मिलती है। डिपेंड करता है कि कौन सी इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करके, किस पीस डोमिनेट कर रहा है या स्ट्रेस डोमिनेट कर रहा है। डॉक्टर गैबर माटे इसमें बड़े मतलब वो डीप साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बड़ा चाइल्डहुड ट्रॉमा पे बहुत रिसर्च की है। बाबाए मतलब वो साइकेट्री हैं। तो उन्होंने चाइल्डहुड को जो एक्सप्लेन किया है, वो सुनने में तो बहुत बड़ी जो है ना दिल को लगती है। यानी कि अगर उनको सुने तो आपको रियलाइज करेंगे बचपन में हमारे साथ क्या क्या होता रहा, वो आपको पिक्चर सामने आने लग जाएगी। अब उस बंदे का मकसद ये है कि आपको डिस्ट्रेस में डालना नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी जख्म देखते हुए आपको मजा नहीं आता, ठीक है। जख्म को हीलिंग होने हुए बगैर अगर आप उसको दबा दिया जाए और वो अंदर ही अपने एक हल्के लेवल पे उसमें लो लेवल इन्फ्लेमेशन चलती रहे, तो आज नहीं तो कल उसने अपना इफेक्ट जरूर दिखाना। अच्छा, तो ये मुझे बताएं तो उसका तरीका, मैं अब तरीका बता दूं, उसका तरीका है उस जख्मों को आइडेंटिफाई करें, सरफेस पे लेके आए और उसको सामने रख के देखें, आई टू आई, और उससे कहेंगे बस बहुत हो गया, बचपन में था, अब मैं बड़ा होकर निकल पड़े। उसको आइडेंटिफाई करके गेट रिड ऑफ इट। फिर ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर इनर सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ जाता है। क्या ये परसेप्शनल बायस, जैसे फॉर इंस्टेंस किसी के अंदर भी ये होता है, तो क्या ये सब में होता है या कुछ लोगों में नहीं होता, या मतलब ये हाउ डू यू डिफाइन दैट? देखिए ना, एक बायस होना इज अ नेचुरल थिंग। डिपेंड करता है वो उसकी इंटेंसिटी क्या थी जब वो
क्रिएट हो रहा था। जैसे वो बचपन के वुंड तो है, वो तो लाइफ लॉन्ग जाएंगे, ठीक है। कुछ बायसेस होते हैं कि वक्ती तौर पे आपके कुछ ऑब्जर्वेशन यानी कि रीसेंट पास्ट की ऑब्जर्वेशन से बन जाते हैं, ठीक है। उनको ओवरकम करना रिलेटिवली आसान होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपका वो जो बैलेंस जरूरी है, आईक्यू और ईक्यू का एक बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। आप अगर आईक्यू में बहुत भी ऊपर पहुंच जाए, ईक्यू आपका डाउन है, यू वोंट बी एबल टू कोप। रीसेंट पास वाला नहीं कर सकेंगे तो चाइल्डहुड परसेप्शन बायस को कौन सेटल करेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, हमें बड़ा तसल्ली मिलती है, पता है, आपके इनर वुंड जो अंदर पड़े हुए हैं ना, वो एक मुसलसल स्टिमुलस जनरेट कर रहे होते हैं कि मेरी तरफ ना देखना, क्योंकि मैं रिजॉल्व तो हो नहीं सकता तुमसे, तुम बाहर देखी जाओ। तो वो बाहर देख देख के इनको कवर कर रहे होते हैं, और वो बंदा फिर बाहर ही देखता है, ये ऐसा है, ये ए और बी है, ये मिला और धमाका हुआ, ये तो पक्की बात है, ठीक है ना। इस तरह के ही कामों में लगा रहता है, ठीक है ना। तो इसमें ये सारी रूटीन है, ठीक है। दिस इज एन एग्जेम्पलरी explanation of perceptional bias and what were first impression bias and what selective perception. डॉक्टर हसन ने आपको इतना सारा सब कुछ बताया है एंड यू शुड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट बहुत सारे हमारे सोसाइटी के अंदर, मैं बड़ा इनफॉर्मली कहूंगी कि बहुत सारे हमारे सोसाइटी में ऐसे मेल्स होते हैं जो ऐसी शादियों में, ऐसे रिलेशनशिप्स में या लेट्स से फंसे हुए होते हैं, तो उनके पास ना अपनी मेल, जैसे कहते हैं ना, अपनी मर्दानगी में वो एट टाइम्स दे कैन नॉट इवन टॉक टू मे बी देयर सिबलिंग्स, देयर पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन और देयर फ्रेंड सर्कल, देयर कोवर्कर्स, कोलीग्स, सोशली वो अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। बट सिंस डॉक्टर हसन इज अ डॉक्टर एंड उनकी प्रैक्टिस के अंदर जाहिर है बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे या बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि जाहिर है डॉक्टर्स के सर्कल के अंदर व्हेन यू सिट तो मतलब यू गेट टू डिस्कस अ लॉट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा सारी इस डिस्कशन का जो मकसद था, जी वो था कि इंटरनेट पे आप देखते रहते हैं कि ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है और लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बाहर की स्टडीज को कॉपी पेस्ट किया, वहां का और माहौल है, इधर का और माहौल है, और वो बातें बना के लोगों को बताई, और उससे क्या, जैसे मैंने डिस्क्लेमर इसलिए दिया था कि मिसगाइड भी हो जाते हैं। अब जो हमारी डिस्कशन का मकसद ये है कि ओरिजिनली जो शील्ड वाला हमने स्टार्ट में बताया, बड़ी डिटेल से आपको दिखाया भी जाएगा इसमें हम, तो वो अगर किसी की डिस्टर्ब हुई भी है, वो लोग उनमें से इस डिस्कशन के बाद अगर एक बंदा भी इवॉल्व कर जाए और वो अपनी जिंदगी में सेल्फ से कनेक्ट कर जाए, अपने क्रिएटर से कनेक्ट कर जाए, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा मकसद नहीं हो सकता। बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड ये एपिसोड आप देख रहे थे एकोस ऑफ द सोल की तरफ से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।